पिछली क्लास का रिवीजन और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने एक सवाल कराया था, मैं एक्चुअली कुछ और, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और अच्छे एफर्ट डाल सकता हूँ पिछले टॉपिक में। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, एक चीज फील करना। क्वेश्चन था हमारा, हाँ, एक एग्जाम्पल था 14.2। उस एग्जाम्पल 14.2 एक बार फिर से करा देता हूँ, फिर उसमें से एक चीज निकालेंगे, है ना, एक चीज निकालेंगे। एक सपोज करो एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है और सिलिकॉन की नंबर डेंसिटी है 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। जैसा सवाल में बोला है कि ये सिलिकॉन की एटम की डेंसिटी है और इसमें हम 1 ppm के हिसाब से डोपिंग करेंगे। 1 ppm का मतलब सब जानते हैं 10⁻6/1 में। उसके बाद वो कह रहा है आर्सेनिक से डालेंगे। अच्छा, जब आर्सेनिक डालेंगे यानी पेंटावेलेंट डालेंगे। आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, थोड़े बहुत एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, तो इसका मतलब एन टाइप बनेगा। तो वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल गिवन दैट Ni = 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। देखो बेटा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब इंट्रिंसिक होता है तो Ni और NH बराबर होते हैं, तो हम क्या Ni क्या NH Ni लिख देते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या Ni क्या NH हम सिंपली Ni लिख देते हैं। बट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ni NH बराबर नहीं होते, किसी में Ni ज्यादा तो किसी में NH ज्यादा। बट एक फॉर्मूला इनके लिए, ठीक है, होल्ड करता है, वो है Ne × NH = Ni²। अब इसको समझने की कोशिश करिए, ये एक्सट्रिंसिक का कॉन्सेप्ट है, ये Ne × NH Ni²। हालांकि आपको सभी बुक्स में ऐसे मिलेगा, लेकिन आप यदि याद करना चाहते हो तो मेरी नजर में आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। NeNH बिफोर डोपिंग, ऐसे समझ लो बिफोर डोपिंग, और ये NeNH जैसे मोमेंटम लिखते हो ना, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे लिखते थे कि नहीं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये आफ्टर डोपिंग। एक तरफ समझ में आ गया कि नहीं? आप इस फॉर्मूले को ऐसे फील कर सकते हो। और बिफोर डोपिंग NeNH बराबर होता है उसे Na²। जल्दी बोलो, आप इसे ऐसे फील कर सकते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं कि Ne × NH का प्रोडक्ट आफ्टर डोपिंग और Ne × NH का प्रोडक्ट बिफोर डोपिंग ये बराबर रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो मेरी आवाज आ रही है ना? समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, रिस्पॉन्ड करो। ऐसा लग रहा है इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओके, यस। तो चलिए, तो इस सवाल पे वापस ध्यान देते हैं। ठीक है, वापस ध्यान देते हैं केले वाला मेथड कि 10⁻6 सिलिकॉन में हमें कितने, एक आर्सेनिक डालना है। 10⁻6 सिलिकॉन के बीच में आपको एक आर्सेनिक डालना ही अलाउड है। तो इसका मतलब एक सिलिकॉन में कितने आर्सेनिक डालोगे आप? एक सिलिकॉन में कितने आर्सेनिक डालोगे? 1/10⁻6 आर्सेनिक, यानी एक सिलिकॉन के बीच में इतना आर्सेनिक होगा। और इसका मतलब हमारे पास कितने हैं सिलिकॉन? 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के बीच में आपको 5 × 10⁻28/10⁻6 आर्सेनिक डालना पड़ेगा। ये हो गया 5 × 10⁻22 आर्सेनिक। इतना आर्सेनिक डालना पड़ेगा। और यदि क्योंकि ये आंसर पर मीटर क्यूब में है तो ये आंसर भी पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो अब आप बताइए ये क्या चीज आपने निकाल दी? ये आपने निकाल दी नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। व्हाट इज दिस? नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम इतने आर्सेनिक डालने पड़ेंगे 5 × 10⁻22, 5 × 10⁻22। ठीक है, अब यदि आप रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको याद होगा जो ये एन टाइप बना ना, एन टाइप में Ne नियरली इक्वल टू Nd होता है। ये Ne वाली बात लिखता हूँ, ये वाला Ne आफ्टर डोपिंग, क्योंकि बिफोर डोपिंग तो ये रहा होगा ना, बिफोर डोपिंग तो ये नंबर है, Ne भी है, NH भी है बिफोर डोपिंग। तो Ne यानी नई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग किसके बराबर होगी? Nd के। दैट इज Ne नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये क्या चीज है? ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग। और NH कितना होगा? NH कितना होगा? अब NH कैसे निकलेगा भाई? NH निकलेगा इस फॉर्मूले से, Ni²/Ne। ये ऐसे कर लीजिए, NH Ne × NH बिफोर अपॉन Ne, कैसे भी कर लीजिए। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये मैं आंसर चोरी कर लूं,
ये आंसर आ रहा है नियरली 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9। ये मैंने चोरी कर लिया। अब एक्चुअली ये सवाल वैसे मैंने करा तो दिया, दोबारा क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैं आज आपको एक टॉपिक और जो दोबारा कराऊंगा वो फील कराना चाह रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चे तो फील कर जाएंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ आज कुछ और अच्छा, थोड़ा और अच्छा हो गया उसमें। ठीक, अब मैं ये नंबर यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बाकी चीजें मैं बताने वाला हूँ। बताना ये कौन सा सेमीकंडक्टर बना? एन टाइप। एन टाइप में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो लगभग नंबर डेंसिटी 10 पावर 22 रही। देखो मैंने सिर्फ पावर उठा ली, 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब की डेंसिटी रही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यदि ये माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ये 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। क्योंकि जब ये एन टाइप बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई आप लोगों के? पहले ये बताओ। ये मैंने किताब रख दी, ये रख दी, ये समझ में आती है? ठीक, यानी एन टाइप। अच्छा एक और चीज, थोड़ी देर के लिए अक्षय कुमार बन जाओ। यदि ये पी टाइप होता तो बस फर्क इतना आता कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते, तो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी जो मेजॉरिटी में रहेगा उसकी नंबर डेंसिटी ये होगी और जो माइनॉरिटी में रहेगा वो ये रहेगा। अब एक चीज और बताओ, क्योंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल के बारे में मैं एक डायलॉग बोलूं, पक्का ये थर्मली जनरेटेड ही होंगे ना। एन टाइप में यदि होल होता है, एन टाइप में यदि होल होगा तो वो थर्मली जनरेटेड ही होगा, क्योंकि डोपिंग से तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, डोपिंग से तो इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन में दोनों तरीके के बजड़ होगी, ये वाले भी थोड़े बहुत थर्मली जनरेटेड भी, और वो थोड़े बहुत होंगे, लेकिन ये प्योरली थर्मली जनरेटेड है। तो एक चीज और, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो थर्मली जनरेटेड ही होते हैं। माइनॉरिटी और थर्मली जनरेटेड, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो थर्मली जनरेटेड ही होगा। यदि मैं पी टाइप की बात करूं, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, एनएच इज वेरी 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 ग्रेटर देन एनी, वेरी, आप अंतर देख सकते हो, अंतर देख सकते हैं इन दोनों में। एक 10 की पावर 22 है, एक 10 टू दी पावर 9 है। आप 100 के कंपैरिजन में एक को इग्नोर मार देते हो सीरियसली, और आपकी कैलकुलेशन बड़ी सटीक सी आ जाती है। 100 के कंपैरिजन में एक, यानी इन दोनों के बीच में 1/, बताइए यदि मैं इन दोनों नंबरों का रेशियो निकालूं 1/100, यानी 10 टू दी पावर -2, यानी 0.01 का रेशियो बस। आप 100 के कंपैरिजन में 1 को इग्नोर मार देते हो। वो देखना 10 टू दी पावर 9 और 10 की पावर 22, कितना बड़ा अंतर है ये। मानना पड़ेगा ये आपको कि दैट फिगर कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू दिस नंबर। आपको ये फील लाना पड़ेगा। जब आप 100 के सामने एक को इग्नोर कर देते हो तो ये तो उससे भी बड़ा कंपैरिजन है। ये तो, यदि ये घायल अवस्था में, तो इसको बिल्कुल, ये रेशियो तो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें चल रही है इसकी। तो अब आ जाइए, आज मैं इसको दोबारा क्यों बता रहा हूं। देखिए, शायद आपको लगे, पहले पूरा पढ़ लो कि हाँ थोड़ा सा और इफेक्टिव हो गया हमारा पिछला टॉपिक। पिछली बार हमने पी टाइप एन टाइप पढ़ा, मैं उसे तो दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आइए पी टाइप और एन टाइप एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडर इक्विलिब्रियम स्टेज, दिस इज पी, दिस इज एन, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेज दिखा रहा हूं। और पीएन को यदि टर्मिनल भी देता तो वो डायोड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इमोबाइल आयन की लेयर थी, इमोबाइल आयन की लेयर्स बन गई थी। अब ये चीज बेटा आप दोबारा उस लेक्चर में देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। और यहां पर मेजॉरिटी में थे होल, क्योंकि पी रीजन है तो होल ही होल 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 होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। और इक्विलिब्रियम वर्ड है तो इसका मतलब यहां पर I1 और I2 दोनों बैलेंस होगी। I1 थी हमारी डिफ्यूजन करंट, I1 हमारी डिफ्यूजन करंट थी, डिफ्यूजन करंट थी हमारी, और I2 हमारी ड्रिफ्ट करंट थी, ठीक है। अब बताइए डिफ्यूजन करंट, मैंने सारा तो रिवाइज नहीं करा रहा हूं, लेकिन डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से थी बताता हूं। डिफ्यूजन करंट थी पी रीजन के होल और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थी। ये होल इधर इक्का दुक्का होल थे बस। अच्छा, एन रीजन में यदि होल होंगे तो वो पक्का थर्मली जनरेटेड है, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पक्का थर्मली जनरेटेड है, ठीक। तो ये होल इधर मूव करना चालू कर रहे थे, थोड़ा जाइए ध्यान करिए,
इस एक तरीके से इसे रिवीजन मती है। ये जो करंट थी वो किसने जनरेट करी थी? जो मेजॉरिटी पी रीजन के होल इधर मूव करना चालू कर गए और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू कर गए, यानी ये वाले चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन करंट, इतने सारे चार्ज कैरियर जो इस फिगर में थे, ये चार्ज कैरियर की वजह से दिस करंट, मतलब ये करंट रिस्पॉन्सिबल होती है, अराइज होती है, मतलब पैदा होती है। अब जैसे ही डिफ्यूजन करंट हुई थी तो जंक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप तैयार हुआ, EJ, ठीक है। तो जंक्शन पर भी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते थे, कुछ टूटते थे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते थे, ये डोपिंग वाले नहीं, ये थर्मली जनरेटेड। तो थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट करंट भी होती थी, और वो ड्रिफ्ट करंट किस वजह से होती थी? क्योंकि देखो पी रीजन का इलेक्ट्रॉन, व्हाट आई एम सेइंग, पी रीजन का इलेक्ट्रॉन जो इधर चल रहा है उसकी तो बात ही मत करो, जो इधर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, पी इधर वाला तो मजबूर है ही नहीं, लेकिन जो इस रीजन में होगा उसको इधर फेंक दिया जाता है, और इधर वाले होल को इधर फेंक दिया जाता था। तो ये नंबर में है कितने? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये वाले होल जो थर्मली जनरेटेड है वो इतने से है, और इससे भी कम होंगे, क्योंकि ये जो नंबर है 10 की पावर 9, वो यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, यहां तक पी रीजन में होंगे। ये 10 की पावर 9 पी रीजन के इतने इलेक्ट्रॉन, ये 10 टू द पावर 9 एन रीजन के इतने होल। लेकिन ड्रिफ्ट तो वही करते हैं ना, ड्रिफ्ट लेकिन वही करेंगे जो जंक्शन रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। अब क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम हुई तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट सब बैलेंस है, डिप्लेशन लेयर ने ऐसी कर दी सबकी, ठीक है, डिफ्यूजन जैसी हैवी करंट को रोक दिया। अब फिर से याद करो, डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से जनरेट हुई थी? इनकी वजह से जनरेट हुई थी, ड्रिफ्ट करंट इनकी वजह से जनरेट हुई थी। तो पहले तो इन दोनों करंट का रेशियो देखिए। अब सुनिए, अब बाइसिंग बता रहा हूं, एक तरीके से आपका रिवाइज होता है बाइसिंग। यदि मैं यहां पर ये वाली बैटरी लगा रहा हूं, और कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी सारी बातें मैं पास में बता चुका हूं, उसमें ये चीज, ये रहा PN, आपने यूं लगाई बैटरी, P को हायर पोटेंशियल, N को लोअर पोटेंशियल, या अभी ऐसे समझ लीजिए P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव। तो अब आप देखिए आपके द्वारा लगाया गया, अच्छा एक मिनट, अभी बैटरी नहीं लगाई, ये पूरा का पूरा मैंने कॉपी पेस्ट बना दिया, कॉपी पेस्ट ऊपर से उठा के, इमेजिन कर लेना है ना, ये मैंने एज इट इज। तो जंक्शन फील्ड ये था, EJ जंक्शन फील्ड। अब आप बैटरी ऐसे लगा रहे, ये प्लस ये माइनस, आपने इधर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अप्लाइड। अब आप बताइए, सिंपल सी बात बताइए, आपने जंक्शन फील्ड के साथ क्या हरकत कर दी? आपका अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन ये रही और आपकी ये रही, आपने जंक्शन फील्ड को रिड्यूस कर दिया। आपके द्वारा लगाई गई बैटरी ने जंक्शन फील्ड को खत्म करने की तैयारी कर ली। खत्म तो तब होगी क्योंकि आपको ध्यान हो, ये वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है, ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में जो बैरियर पोटेंशियल बन जाता है 0.3 वोल्ट हो जाता है। तो यदि आपकी बैटरी 0.1 वोल्ट है तो वो अभी इससे टक्कर नहीं ले पाई, लेकिन हाँ कुछ खिलाड़ियों को तो मार ही देगी। यदि एक बात बताओ, सामने से 50,000 सैनिक आए हो, मेरे 10 सैनिक हो, तो 10 सैनिक कुछ को तो ले उड़ेंगे ना। तो यदि आपके 0.1 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, तो कुछ तो, अच्छा बताइए ये होल क्यों नहीं आगे जा रहे? ये जो ये वाले जो ये सुनना 10 की पावर 22, इधर 10 की पावर 22 होल और इधर 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसे 10 की पावर 44 मत कर देना, इधर 10 की पावर 22 होल और इधर 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन रोके जा चुके हैं डिप्लेशन लेयर की वजह से। अब आप थोड़ा सा स्मार्टली बताइए, यदि मैं, सुनना, यदि इस तरीके से बैटरी लगा रहा हूं, इस तरीके से देखिए, इधर प्लस इधर माइनस, और यानी डिप्लेशन लेयर को खत्म करने के लिए, तो इसका मतलब मैं I1 को सपोर्ट कर रहा हूं, I2 को खत्म कर रहा हूं। मैं I1 का दोस्त बन चुका हूं, मेरी बैटरी I1 का दोस्त बन चुकी है। बताइए, हमने पूछा होल तुम क्यों नहीं जा रहे इधर, इतने सारे होलों से पूछा तुम क्यों नहीं जा रहे इधर, तो उसने बोला यार बीच में इतना हैवी पोटेंशियल है, हमें इतनी एनर्जी नहीं है कि हम इस बैरियर पोटेंशियल को पार कर सके, हम वहां जाते हैं रिपल्सन महसूस होता है। इलेक्ट्रॉन से पूछा तुम क्यों नहीं पार कर पा रहे इसको, क्योंकि यहाँ बैरियर पोटेंशियल है, हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पोटेंशियल हमें यहाँ रिपेल करता है, यहाँ फेंक देता है वापस। लेकिन हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, और डायलॉग याद करो, इलेक्ट्रॉन तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, होल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। किसी ने कुछ पूछा है अभी करके हमारा क्वेश्चन, देखता हूं। नहीं बेटा वीडियो पॉज नहीं है, बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास।
हाँ देखिए, तो इलेक्ट्रॉन तुम संघर्ष करो तो इलेक्ट्रॉनों को वो एनर्जी मिल गई और वो इस रीजन में घुसने लगे, तो बताना ये लेयर खत्म होगी कि नहीं होगी, ये लेयर खत्म होगी कि नहीं होगी। अब इन सब बातों को छोड़ो, ये सब तो मैं पिछली क्लास में बता चुका था। मैंने आज ये जो नंबर डाले हैं नंबर वो समझिए। बताइए ये जो करंट चालू हो गई, कौन सी करंट चालू हो गई है बताओ, कौन सी, I1 या I2, कौन सी करंट को सपोर्ट कर दिया है मैंने। और इमेजिन करो डिप्लेशन लेयर थोड़ी देर में खत्म भी कर दूंगा मैं 0.7 वोल्ट लगा के, मैंने I1 को सपोर्ट कर दिया है I2 को। जी हाँ, मैंने I1 को सपोर्ट कर दिया है। I1 को सपोर्ट करने का मतलब समझ रहे हो, ये वाले चार्ज कैरियर एक्टिव कर दिए मैंने, ये वाले चार्ज कैरियरों को चालू कर दिया, चलो 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 आगे बढ़ो। 10 की पावर 22 चार्ज कैरियर एक्टिव हो गए करंट के लिए। अब आप इस करंट को फील कर लीजिए, और थोड़ी देर में यदि ये 0.7 होगा 0.7 तो ये डिप्लेशन लेयर मिटा दीजिए, खत्म हो जाएगी, और आपकी ये वाले चार्ज कैरियर मजे से घूमेंगे, इतनी करंट मिलेगी आपको। अब यदि मान लो मैं बैटरी इसका रिवर्स लगाता हूं, अब देख लीजिए बैटरी कैसी लगा रहा हूं मैं, पलट के, पलट, ये ई अप्लाइड है आपका, ई अप्लाइड आपका इधर है, और जंक्शन फील्ड भी नहीं, कुछ गलत कर दिया, हाँ गलत कर दिया, सॉरी, ये पॉजिटिव इधर लगाना है, सॉरी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, आपका ई अप्लाइड इधर लग गया और जंक्शन फील्ड भी इधर। तो अब आप बताइए, आपने I1 की तो I1 के साथ तो दुश्मनी कर ली, I1 जो कि डिप्लेशन लेयर के खत्म होने पर ही चालू हो सकती है, I1 जो डिप्लेशन लेयर के खत्म होने पर ही चालू हो सकती है। आपने तो डिप्लेशन लेयर की दीवार बढ़ा दी, आपने डिप्लेशन लेयर और तगड़ी कर दी, आपने डिप्लेशन लेयर और तगड़ी कर दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सपोर्टिव हो गया। तो अब आप बताइए I1 का अस्तित्व तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया I1, I2 चालू हो गई, लेकिन आपने I2 चालू करके कौन सी पार्टी जिता दी, आप खुद देखो, आपने I2 जिता तो दी, ये I2 को जिता दिया, लेकिन I2 जिताने के बावजूद भी आपके पास ये चार्ज कैरियर एक्टिव रहेंगे ना, माइनॉरिटी वाले, थर्मली जनरेटेड वाले। तो इसका मतलब I2 चालू कर दिया आपने तो 10 टू द पावर 9 ये चार्ज कैरियर एक्टिव होंगे। अब आप अंतर समझ लीजिए कितना बड़ा अंतर है ये इस करंट में, इस करंट में। आप इस रेशियो से भी फील करिए, क्या ये समझ में आया? ये मसाला मैंने उस दिन नहीं डाल पाया था, पर आप अपनी उस थ्योरी में ये वाली थ्योरी और ऐड करके पढ़िएगा, उस थ्योरी में ये वाली चीजें और डाल के पढ़िएगा, बेनिफिट होगा, और बेनिफिट होगा यदि थोड़ा बहुत डाउट होगा, ठीक है ना। ये एक दीवार खड़ी कर दी, भैया ये दीवार गिरती क्यों नहीं, लेकिन ये गिरेगी दीवार, सॉरी, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ध्यान है ना, ये दीवार ऐसे करके करके एक वोल्टेज आते गिर भी जाती है, भैया ये दीवार गिर भी जाएगी। तो होपफुली आपको ये पीएन जंक्शन की थ्योरी पढ़नी तो आप ही को पड़ेगी, लड़ना आप ही को पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। अब आ जाओ, बाकी चीजें मैं बता चुका हूं, एक दो चीजें और बताऊंगा। अब एक झंडू से क्वेश्चन आते हैं, फ्री फंड के क्वेश्चन, कि हम तुम्हें डायोड देंगे और आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस। तो देखो पहले तो सिंपल लड्डू क्वेश्चन, यहाँ पे वो प्लस का 2 वोल्ट दे देगा, यहाँ पे वो माइनस का 2 वोल्ट दे देगा, ये अच्छा ध्यान रखना, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज सिंपल सी बात है। लॉजिक ये है कि यदि P N से बड़ा पोटेंशियल होगा, दिस इज फॉरवर्ड वाइज, P का टर्मिनल N से बड़ा होगा फॉरवर्ड वाइज, और P यदि छोटा हो गया तो ये रिवर्स वाइज या बैकवर्ड वाइज, ठीक है। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, ये तो साफ दिख रहा है ये फॉरवर्ड वाइज, इसमें क्या मूड मार रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन तो बेसिक करा दिए, मान लो इधर -2 वोल्ट दे दे, इधर +2 वोल्ट दे दे, ये दो सिंपल बिगनर लेवल का सवाल। ये P, ध्यान रखना सवाल नहीं बताएगा कि ये P है, ये N है, नुकीला N, याद है ना, P पिछवाड़ा P, ये तो P नेगेटिव पर है, ये तो ये रिवर्स बाइस हो गया। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, बताना यदि वो इधर लिख दे +2 वोल्ट और इधर डाल दे वो अर्थिंग, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। जो लोग सेकंड बुक से जुड़े हैं उन्हें यदि ये नहीं पता तो ये लाइनों को छोटा करते जाओ, गिननी नहीं है लाइनें, ठीक है, बस थोड़ा छोटा करते जाओ, दिस इज अर्थिंग, और अर्थिंग दे देगा, बस इतना छोड़ देगा। तो बेटा जहां भी अर्थिंग हो उसका मतलब ही 0 वोल्ट होता है। अब अपने आप बताओ ये कौन सी बाइसिंग होगी? जी हाँ बेटा, आकृति दिव्यांश ने दिया, जी हाँ ये फॉरवर्ड बाइसिंग। क्यों? क्योंकि P हायर पोटेंशियल पर है 2 वोल्ट और N 0 वोल्ट लोअर पोटेंशियल पर है। 0 वोल्ट +2 से तो छोटा ही होता है ना, बताइए। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि P पॉजिटिव है, नेगेटिव पर ही है। अभी और देखिए, दिस इज फॉरवर्ड वाइज। चौथा क्वेश्चन, मे बी पॉसिबल कि इधर अर्थिंग हो, इधर -2 वोल्ट हो। क्या लगता है बेटा? आप अपनी
बुद्धि से आंसर दीजिए, ये कौन सी बाइसिंग है, जल्दी बताओ ये कौन सी बाइसिंग है। जी हाँ, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये भी फॉरवर्ड, क्योंकि दिस इज 0 वोल्ट, 0 ये -2, 0 बड़ा होता है पोटेंशियल के मामले में, है ना, 0 -2, दिस इज ऑल्सो फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, पांचवा है कि नहीं फ्री फंड के क्वेश्चन। अब देखिए सपोज करो मैं एक लास्ट, मतलब वैसे तो कितने भी बना लो क्वेश्चन, मैं इसे -2 वोल्ट -5 वोल्ट दे देता हूं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली हो जाते हैं कि कम माइनस को कितनी इज्जत देनी है, किस माइनस को कितनी इज्जत देनी है, नहीं देनी, तो ये फॉरवर्ड वाइज है, रिवर्स वाइज। तो एक और घटिया सी ट्रिक इस्तेमाल, मतलब ये उन लोगों के लिए, हालांकि कईयों को साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा, तो आप एक काम करिए, बताओ ए में से बी घटाइए आप। इमेजिन करो मैं ए में से बी घटा रहा हूं, यदि ये आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब ये कि ये दोनों नंबर बराबर है। यदि ये आंसर पॉजिटिव आ जाए मान लो, तो समझ गए ए बड़ा होगा, और यदि ए में से बी घटाया ये नेगेटिव आ जाए तो फिर इसका मतलब बी बड़ा होगा। तो अब एक काम कर लीजिए, वीपी में से वीएन घटा लिया करिए, यदि कोई कंफ्यूजन किसी सवाल में आपको लगे कि यार ऐसे मैं जज नहीं कर पा रहा, वीपी में से वीएन किसी में से किसी को घटा दीजिएगा। अब वीपी पोटेंशियल ऑफ पी टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ एन टर्मिनल, पी का पोटेंशियल -2 वोल्ट है, फिर ये वाला माइनस लगाइए, एन का पोटेंशियल -5 वोल्ट है, माइनस माइनस प्लस प्लस कितना आ गया +3 वोल्ट। इन शॉर्ट आपको बस ये देखना है कि वीपी माइनस वीएन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पी एन से बड़ा पोटेंशियल है, पी एन से बड़ा पोटेंशियल। अब बताओ कौन सी बाइसिंग है, कौन सी बाइसिंग है, जबकि दोनों तरफ नेगेटिव लग रहा था, दोनों तरफ। इसलिए मैंने बताया कि बिगनर लेवल पे बता देते हैं कि पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन सही तरीका ये भी यही होता है। अब देख रहे हो ना, इसी से तो पता चला कि पी एन के हायर पोटेंशियल है। हो सकता है आप कुछ बुक्स में इसका इक्विवेलेंट सर्किट इसका ऐसे देखो, पर उसमें ये चीज समझाते नहीं है कि एबव सर्किट कैन आल्सो बी डिजाइन्ड एज, कैसे कर देंगे, उस पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे लेंगे और ऐसे 3 वोल्ट की बैटरी बना देंगे, इसको दिखा के बस ऐसे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। अब बच्चे को समझ में नहीं आता, ये हालांकि है सही है, लेकिन बच्चे को तो समझाओ भाई, क्योंकि पी में से एन घटाने पर 3 वोल्ट आ, यानी पी और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, और कुछ इस तरीके से है कि पी हायर पर और एन लोअर पर है, तभी +3 आ रहा है। तो बस आगे समझ में, यदि किसी बुक्स में ऐसे दिखे तो समझ जाओगे ना, ये समझ में आया इसका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, कि भाई टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस तो 3 वोल्ट है ना ये। तो ऐसे करके फॉरवर्ड रिवर्स बायस के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने होते हैं। 4 बार डायोड दे देंगे, आधे आधे नंबर के आएंगे, ठीक है, आधे आधे नंबर के। अब आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना तो चाहिए। अब देखिए पिछली क्लास में मैंने बस ये वाले नंबर डाल के समझाने की कोशिश की, और कुछ नहीं, इस नंबर को डाल के और समझाने की कोशिश की। आप अंतर देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स। और यदि ये तो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर है, लो टेम्परेचर पर ये करंट इग्नोर की जा सकती है। तो याद रखना, अब मैं जो सवाल कराऊंगा, पहली बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात, जैसे यदि किसी सवाल में डायोड दे रखा है बस, और कुछ बोला ही नहीं है, तो आप उसे आइडियल डायोड ही मानोगे। यदि आप कोई डायोड का सवाल करना हो, जो अभी मैं कराऊंगा 1-2 सवाल, तो आपको अपनी बुद्धि लगानी नहीं है, आपको तो बस आइडियल मानना है। और आइडियल डायोड का मतलब फॉरवर्ड वाइज में कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, ये फॉरवर्ड वाइज है ना, ये इसका रेजिस्टेंस 0 मानेंगे यदि इस सवाल में कुछ नहीं लिखा हो तो। और यदि ये रिवर्स बाइस में लग रहा हो, देखना ये रिवर्स बाइस है या नहीं, पहले चेक करो ये रिवर्स बाइस है या नहीं, है ना, ये रिवर्स बाइस ही है। तो आप इसका रेजिस्टेंस अपने आप इनफाइनाइट एज्यूम कर लीजिए। मैंने क्या बोला, यदि सवाल में उसने सिर्फ डायोड वर्ड बोला है तो, और डायोड के आसपास कोई और सेंटेंस नहीं मैं आपको मिल रहा तो फॉरवर्ड वाइज में 0 रेजिस्टेंस मानेंगे और इसका इनफाइनाइट मान लेंगे। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, एक सर्किट ऐसा दे रखा है, एक ये रहा, ये 2 डायोड दे रखे हैं ऐसे, ये 30 ओम और ये 3 वोल्ट की बैटरी। ओके, एक तो सर्किट ये रहा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है, अच्छा दोनों में यहां अगल बगल में बना देता हूं, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें D2 को पलट दिया है, D2 को पलट दिया है, और D1 पहले की तरह ही है, बाकी सब भी पहले की तरह ही है। एक मिनट,
देखो बेटा दोनों सर्किट एक जैसे हैं, 3 वोल्ट 3 वोल्ट, 30 ओम D1 बस D2 को अल्टा पल्टी करती है। तो कहते हैं ना बेटा एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसमें गौर से देखो, देखिए फॉरवर्ड रिवर्स को कॉन्सेप्ट को समझ तो गए होंगे। जब ये करंट यूज आएगी इमेजिन करो, है ना, तो ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड वाइज में है और ये वाला भी उसी डायरेक्शन में है, उसी फ्लो के डायरेक्शन में। दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज में है, दोनों डायोड करंट को सपोर्ट करेंगे और ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। डू यू पल्ले दिस लाइन और नोट? ये दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज में है। इसका मतलब आप इन दोनों को हटा के सिंपली ऐसे मान लीजिए कि ऊपर कुछ लग ही नहीं रहा, ये रहा 30 ओम, ये 3 वोल्ट। आप उन दोनों डायोड को हटा दीजिए, क्योंकि मैंने क्या बताया आइडियल डायोड के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो आप जीरो रेजिस्टेंस मानिए उसका। ये समझ में आया या नहीं आया? लेकिन इसमें क्या होगा, डायोड जैसे यूं जाएगी करंट, तो ये तो फॉरवर्ड वाइज है, लेकिन दिस डायोड विल एक्ट एज अ रिवर्स वाइज। ये डायोड रिवर्स वाइज की तरह काम करेगा। और रिवर्स वाइज का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी सर्किट टूटा हुआ। आप ऐसे इस सर्किट को ऐसे बना सकते हो, ये 3 वोल्ट की बैटरी, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये D1 का पाथ और ये D2, ऐसे मान लीजिए टूटा हुआ सर्किट। इनफाइनाइट का मतलब तो यही हुआ, टूटा हुआ सर्किट। तो बताइए इसमें कितनी करंट हुई? उसने दोनों में करंट पूछे तो उसमें तो जीरो हो गई। अब बेचारा यार देखो, तुम जानते हो सीरीज में गेहूं के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। बदतमीजी इसने करी लेकिन करंट ये किसी में से भी नहीं जाने देगा, तो इसमें करंट जीरो होगी। और क्योंकि दोनों फॉरवर्ड वाइज थे तो इन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया। अब ये ऑर्डिनरी ओम्स लॉ वाला सर्किट बन गया। बताओ सर्किट की करंट निकाल ही सकते हो, नेट टोटल वोल्टेज अपॉन ये V/R, V है 3/30.1 एम्पियर। बताना ये समझ में आए दोनों सवाल या नहीं? ये दोनों सवाल समझ में आए या नहीं है? जल्दी बोलो, दोनों सवाल समझ में आ गए या नहीं आ गए? हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में क्या बताऊंगा यार, कुछ बताने लायक है ही नहीं 11 में। अच्छा कभी कभी वो सिंबल नहीं देता, ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है। क्वेश्चन नंबर 11 तो वो भी देख लीजिए। देखो ये दे रखे PN, ऐसे बना दिया है उसने, ये रहा NP और ये रहा PN। ओके, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं और इधर जाके रेजिस्टेंस लग रहा है और ये बैटरी लग रही है E। इसमें सिर्फ इतना पूछा है, वो कह रहा है इन द सर्किट शोन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इस सर्किट में केवल आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट करनी है। तो अब बताइए, ऊपर वाले को हम D1 मान लेते हैं, नीचे को D2। क्या दोनों डायोड बैटरी को भी देखिए फॉरवर्ड वाइज है? क्या दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज है क्या? बताइए, नहीं है। ओके, तो कौन सा वाला डायोड रिवर्स वाइज है? कौन सा वाला डायोड रिवर्स वाइज है? जी हाँ है बेटा, कौन सा वाला डायोड रिवर्स वाइज है? कौन सा वाला? निकुंज कौन सा वाला? जयंत बिल्कुल ठीक। दिव्यांश गड़बड़ हो गई यार, शिट। ओ दिव्यांश, ओ भाई, नीचे वाला सुमित है, गड़बड़ हो गई। दिव्यांश द्वारा देखो, अच्छा देखो करंट का ये ना PN, ये P, ये N, ये वाला है रिवर्स वाइज, ये वाला रिवर्स। अब मैं यार ये कैसे पहचान करवाऊं? हाँ सुमित ठीक। अब मैं कैसे, देखो करंट यूज आएगी या ऐसे समझ लो, इसका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो ये भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब अपने आप बताओ, ये नीचे वाला फॉरवर्ड है, ऊपर वाला रिवर्स है। अच्छा ऊपर वाला तो सब ठीक। अब देखिए रिवर्स वाइज का मतलब, अब बाकी कोई लाइन तो लिखनी नहीं ना, तो रिवर्स वाइज में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो जो करंट यूं चलेगी यूं। अब ऊपर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि ऊपर का सर्किट तो टूटा हुआ मानना है आपको ये इमेजिन। अच्छा ये मैंने जो समझाया ये दिमाग में समझना है। तो करंट सिर्फ नीचे से जाएगी, यानी यूं, सिर्फ यूं जाएगी, ऊपर से नहीं जा पाएगी करंट। जैसे कैपेसिटर लग रहा हो ऐसे समझ लो, रिवर्स वाइज में वो ऐसे समझ लो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। आप ऐसे समझ लीजिए रिवर्स वाइज में वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, डीसी। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और देखिए वो क्या कह रहा है। अब एक सर्किट दे रखा है, ये इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये रहा R रेजिस्टेंस
ओके, और कहाँ है 1.5 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी, और आर के बारे में कुछ नहीं दे रखा। आप देखिए ये जो डायोड दिख रहा है, अ डायोड यूज्ड इन सर्किट हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। इस पर 0.5 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, वही आगे की लाइन और समझिएगा। एट ऑल करेंट्स, मतलब इस वाले डायोड पर, ये जो डायोड है मैंने उसको उखाड़ के यहां लगा दिया, इसमें कितनी भी करंट पास करो इस पे 0.5 वोल्टेज ही आएगा। 0.1 एम्पियर करो तो 0.5 वोल्ट, 0.2 करो तो 0.5 वोल्ट, 0.3 डालो, कितनी भी करंट डाल दो इसमें 0.5 वोल्ट। और इसके लिए आपको आश्चर्यचकित नहीं होना, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये नॉन ओमिक डिवाइस है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस था, इसमें तो जैसी करंट होती थी वैसा वोल्टेज चलता था, याद करो। करंट बढ़ेगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये ओम्स लॉ को ओबे करने वाले डिवाइस नहीं है ना ये। आपने, अच्छा एक मिनट, इनका ग्राफ पढ़ा था या नहीं? इनका क्या था ग्राफ? फॉरवर्ड वाइज में ऐसा ग्राफ दिया था, ये यू फिर यू दिया था, और रिवर्स वाइज में, अच्छा रिवर्स वाइज का ग्राफ एक ही में बना सकते हो आप, इसी में ही बना सकते हो, ये ऐसे। ये रिवर्स वाइज का ग्राफ था। ये ग्राफ याद आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ कि फॉरवर्ड वाइज में ग्राफ डायोड का ऐसे आया था, और रिवर्स वाइज में ग्राफ सैचुरेशन होके फिर अचानक से ब्रेक डाउन आ गए थे। मैंने पिछली क्लास में इंडिविजुअल समझाए थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया। ये पूरे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसको डायोड कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। डायोड का ग्राफ, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अब देख सकता है नॉन ओमिक डिवाइसेस है ये, ठीक है। अब वो जब ये कह रहा है कि इस पे कितनी भी करंट पास कर लो 0.5 वोल्टेज रहेगा, तो बस मेरा उद्देश्य ये था आपको समझाने का कि इस वर्डिंग का मतलब क्या है। लेकिन किसी भी करंट पे इस पे वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कोई भी मशीन की करंट पास कर दो इसमें। इसकी जो मैक्सिमम पावर रेटिंग है वो 100 मिलीवॉट है। मतलब ये जो डायोड है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 मिलीवॉट झेल पाएगा, पावर 100 मिलीवॉट झेल पाएगा, ठीक है। तो अगर है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, इस आर की वैल्यू आपको निकालनी है फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम करंट। अब देखिए सवाल वो कह रहा है कि इस सर्किट में हम ये चाहते हैं जितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ करवा सके, जितना मैक्सिमम वो ड्रॉ करवाना, और डायोड फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, फूकना नहीं चाहिए, मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब हमको एक इस आर की ऐसी वैल्यू चुननी है जिससे कि ये सर्किट अपने बेस्ट एफिशिएंसी से काम करे और डायोड फूके भी नहीं। तो इसके लिए आप एक काम करिए, पहले डायोड को देखिए। पावर का फॉर्मूला होता है VI, किसी भी पावर का, पावर अक्रॉस डायोड, P बड़ा लिखा है और ये अक्रॉस डायोड मैंने छोटा लिख दिया, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर अक्रॉस डायोड 100 मिलीवॉट से नीचे रहनी चाहिए ना। देखना यही तो मतलब हुआ। ये लाइन समझिए, पहली लाइन ढंग से समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर में जो डायोड है इस पर इससे ज्यादा पावर नहीं ऑपरेट कराना। उसने भले ही ये कह दिया कि किसी भी करंट पर वोल्टेज 0.5 वोल्ट होगा, पर इसका मतलब उसने साथ में एक और चीज दी है कि 100 मिलीवॉट से ज्यादा इसमें पावर नहीं जानी चाहिए। तो पावर अक्रॉस डायोड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100 मिलीवॉट, और पावर का फॉर्मूला लिख सकते हो VI। V क्या? V अक्रॉस डायोड और करंट अक्रॉस डायोड मस्ट बी लेस देन 100 मिलीवॉट का मतलब हो गया 0.1 वॉट, है ना। 100 गुणा 10 टू दी पावर -3 0.1 हो गया। भाई पावर का फॉर्मूला VI, क्योंकि डायोड के लिए लिख रहे हैं तो डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस की करंट। अब ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0.5 ही रहने वाला है हर करंट पर जैसे सवाल कर रहा है। तो ये हमारा 0.5 है। दिस इज I अक्रॉस डायोड मस्ट बी लेस देन 0.1। तो अब इसका मतलब ये हुआ, बताइए क्या मतलब निकल के आ गया। यानी आप चाहते हो इस सर्किट में डायोड सेफली वर्क करता रहे, तो डायोड के अक्रॉस करंट लेस देन इक्वल टू 1/5 एम्पियर रहना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें आप मैक्सिमम कितनी करंट ड्रॉ करा सकते हो, बताओ। अब बताइए कितनी मैक्सिमम करंट इस पूरे सर्किट में ड्रॉ करा सकते हो? इतनी, क्योंकि इससे ज्यादा करंट जाएगी, क्योंकि दोनों सीरीज में, थोड़ी सी भी करंट बढ़ाओगे तो ये फूक जाएगा। ये डायोड इससे ज्यादा करंट का लोड ले नहीं सकता, तो 1/5 एम्पियर। पहले बताओ ये समझ में आया? यहां तक का नहीं। I मैक्सिमम
इस सर्किट में मैक्सिमम जो है तो 1/5 एम्पियर जनरेट कर सकते हो। तो पहले तो आपने ये निचोड़ लिया कि मेरे को मैक्सिमम करंट कितनी ड्रॉ कराने की अलाउ है मेरे को ये। ओके, अब बताइए इसमें यदि आप किरचॉफ लॉ लगाना चाहो किरचॉफ लॉ लगा दो, नहीं तो 1.5 वोल्ट की ऑपरेटिव वोल्टेज में से 0.5 ये ले गया तो 1 वोल्ट इसके पास जाएगा। भाई मेरे को तो प्रैक्टिस है लेकिन आप नहीं समझ पाए ये कैसे हुआ। ध्यान करो, इसका अलजेब्रिक सम इन सब के बराबर होता है या टोटल वोल्टेज इक्वल टू निकालोगे सम 0, तो भैया 1.5 वोल्ट में से 0.5 इसके पास है तो 1 वोल्ट इसके पास जाएगा। अब आ जाइए, अब कितने लोगों को लगता है अब हम आर निकाल लेंगे, अब हम आर निकाल लेंगे, कितने लोगों को लगता है? अब तो देखिए ये जो करंट आपने निकाली है सर्किट की वो इसमें से और इसमें से दोनों में से जाएगी ना। अच्छा कई लोग निकाल लेंगे, ये जो करंट है वो दोनों में से जा रही है। इस पर ओम्स लॉ लगा दो भैया, ये तो ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर है ना, ये तो रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ना। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज कितना है इसका 1, करंट 1/5 आर, तो इसका मतलब आपको 5 ओम का रेजिस्टर इस पर लगाना पड़ेगा यदि आपने करंट इससे ये नहीं। और यदि आप में तमीज हो इसका, चलो कुछ नहीं यही है बस, स्क्रीनशॉट मार सकते हो बेटा इसका। बाकी क्वेश्चन बेटा अब मतलब के नहीं रहे, शीट में आपको 13 के बाद करना ही नहीं है, कोई भी नहीं करना 13 के बाद, क्योंकि वो अब आपके मतलब के नहीं रहे। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये इसलिए क्योंकि ये सिलेबस से ट्रांजिस्टर जेनर डायोड ये सब हटा दिए। फिर भी अब मैं वापस पहले से क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज? हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर? भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ पे तो यहाँ तो बढ़ी है सेमीकंडक्टर में। उसका रीजन जाइए, फ्लैशबैक में जाइए। ठीक, एप्लीकेशन है बेटा, डिफेंस ऐसा क्यों सोच रहे हो एप्लीकेशन नहीं है क्या? ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? अभी मेरे पास शीट है, मेरा शीट करा लेता हूँ, एप्लीकेशन कराऊंगा है। अच्छा ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद कर दिया, नमस्ते कर ली, अभी नहीं करी, अभी तो एक बार और आना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर में ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप, यार एक्चुअली वो ये पूछ रहा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, याद है किसी को? नहीं याद? सर वेरी गुड, कईयों को याद है। मेरी आंखें खराब हो गई है, इतना ही नाम पास में जाके पढ़ूंगा, लेकिन कईयों के जवाब दिख गए। एनर्जी गैप 1 EV, जिनके एनर्जी गैप 1 EV के आसपास होता है ना, हम उन्हें सेमीकंडक्टर बोलना चालू कर देते हैं। ठीक, फिर आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल का और इलेक्ट्रॉनों का नंबर डेंसिटी का रेशियो बताओ। तो भैया Ne और NH ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए रेशियो 1 बनाएगा इंट्रिंसिक में। हाँ बेटा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको एनर्जी बैंड डायग्राम खींचना है, पी टाइप का, एन टाइप का, इंट्रिंसिक का। तो देखो मैं पहले इंट्रिंसिक का खींच देता हूं। इंट्रिंसिक का ये था, याद है ना? इंट्रिंसिक का पी एन टाइप का ये था, एक एनर्जी लेवल यहां था, और पी टाइप का ये था, अभी नाम लिख दूंगा है ना, ये पी टाइप का था। इन तीनों, ये एन टाइप, ये पी टाइप और ये इंट्रिंसिक। ये बैलेंस बैंड है नीचे, ये कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इसका नाम याद है नहीं? इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। इसमें डोनर वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, और ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। चलिए बाकी 5th 6th जैसा तो मैंने अभी कराया है बेटा, अभी कराया है, अभी अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 7, विच बाइसिंग विल मेक द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन हाई? कौन सी बाइसिंग पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस हाई कर देती है? जल्दी बताओ कौन सी बाइसिंग? 2 ही तो बाइसिंग है, तो कौन सी वाली बाइसिंग? बिल्कुल ठीक, रिवर्स बाइसिंग। और लास्ट क्वेश्चन 8th, वो कह रहा है, अच्छा देखो यहां पर ये तो पता चल गया कि यहाँ रेजिस्टेंस सलमान खान तो है नहीं, यहाँ डायनामिक रेजिस्टेंस निकलता है, और वो निकलता है चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट, जो बदल के आ सकता है, हर वोल्टेज रेंज पे अलग अलग आ सकता है। अभी सैंड फॉल के पेपर में एक क्वेश्चन था, यूं करके फॉरवर्ड बाइसिंग थी,
यहाँ वोल्टेज दे रखे हैं, यहाँ करंट है, सॉरी V और I, इस पर एक वैल्यू दे रखी थी, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको बेटा यही था क्वेश्चन जो मैंने पूरा ढंग से पढ़ा नहीं, यहाँ पर एक वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है और यहाँ करंट की, इस वैल्यू को ले लो, इस वैल्यू को ले लो, V/I डिवाइड कर लो, उस जगह का रेजिस्टेंस आ जाएगा। बेटा सेंट पॉल वाले कर पाए या नहीं कर पाए इस वाले सवाल को? इस वाले को कर पाए थे या नहीं कर पाए थे सवाल को? जल्दी बताओ। कि एक सवाल दिया था यहाँ पे, ये पूछा था कि रेजिस्टेंस निकालना था, मैं भेज दूंगा सबको, कुछ भेज दूंगा वो, तो ये था कि आपको रेजिस्टेंस निकालना था, तो यहाँ कुछ वैल्यूज दे रखी थी, तो इस वाले वोल्टेज पे या इस वाली करंट पे कुछ ऐसा था क्वेश्चन। कृति, मान्य, आप सेंट पॉल से तो हो, ऐसा था ना क्वेश्चन कोई? हे भगवान, यानी नहीं किया, जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो समझ में आया, ये तो बता दो, अब तो समझ में आया कि ये था कि रेजिस्टेंस निकालना था, तो जिस वोल्टेज में निकालना है वो वाली वोल्टेज की वैल्यू ये वाली। कृति बोल क्यों नहीं रही तुम कुछ? हैवी की नहीं है तो सही कृति, देख मैंने अब हाँ किसका, हाँ तूने ये सवाल किया था या नहीं किया था, पहले ये बता, ये सवाल किया था या नहीं किया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा समझ आ गया, अच्छा देख डिप्लोमेटिक आंसर समझ आ गया। अरे अब चलिए, तो मतलब वो वाला सवाल सिंपली था, जिस ये बदल जाते हैं, ये चाइना की बकरी है, कभी कुछ आएगा रेजिस्टेंस कभी कुछ, तो उसने एक स्पेसिफिक वोल्टेज दिया था, मेंशन किया था कि इस वाले वोल्टेज पे निकालिए रेजिस्टेंस, तो मैं ठीक है ना, तो आप V/I भी लगा सकते हो। अब देखिए डायनामिक रेजिस्टेंस, बदलते रहने वाला रेजिस्टेंस, चाइना की बकरी वाला रेजिस्टेंस, वो ये कह रहा है कि when the voltage drop across PN junction diode, लैंग्वेज को समझना, is increased from, मतलब डायोड है ना ये डायोड, इस पर वोल्टेज पहले हमने 0.65 रखे, 0.65, उसके बाद वोल्टेज इसके कर दी हमने 0.7 वोल्ट, मतलब ये जो पीएन जंक्शन है इस पर इतने वोल्टेज से इतने वोल्टेज चेंज कर दिए, तो पक्का करंट भी चेंज हुई होगी। तो अच्छा, जैसे V1 V2 इंडिविजुअल दे रखे हैं, I1 I2 इंडिविजुअल ना देके डेल्टा आई उसने खुद ही दे दिया कि जब हमने वोल्टेज यहां से यहां चेंज किए तो 5 मिली एम्पियर की करंट चेंज हो गई। तो एक काम करो, पहले डेल्टा V निकाल दो इन दोनों डाटा से, ये जो डाटा है डाटा डेल्टा V कितना होगा बेटा, V2 माइनस V1, भाई डेल्टा V V2 माइनस V1, ये करोगे तो 0.05 वोल्ट, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, दिस इज डेल्टा V, और डेल्टा I 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। सवाल को समझिए, वो कह रहा है जब हमने डायोड में इतना फ्लक्चुएशन वोल्टेज का किया तो करंट इतनी फ्लक्चुएट हो गई, जब वोल्टेज इतना वेरी किया तो करंट इतनी वेरी हो गई, वोल्टेज इतना वाला चेंज किया तो करंट इतनी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब बताइए डायनामिक रेजिस्टेंस निकालो, तो डायनामिक रेजिस्टेंस किसी भी डायोड का चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो चेंज इन वोल्टेज कितना है, सॉरी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 ओम। समझ में आया या नहीं आया बोलो? 10 ओम हो गया बस, इसमें कुछ खास था ही नहीं। चलिए, अब डायोड की कई सारी एप्लीकेशन है, उनमें से एक एप्लीकेशन हम आज पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ाऊंगा आज, सिर्फ एक एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक। तो टॉपिक है हमारा, ठीक, डायोड समझ में आ गया, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल, एक तमीज से करंट दोगे, ऐसे करंट दोगे तो जाने देगा, ऐसे नहीं जाने देगा, ऐसे गलत है, रिवर्स बायस में बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक वॉल्व हो गया, यानी जैसे हमारे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ वॉल्व चाहिए होते हैं, वॉल्व जैसे फुटबॉल होती है ना, जिस छेद में से हवा घुसाते हो आप उसी छेद से निकलती नहीं है ना, जिस छेद से हवा घुसा देते हो उससे निकलती नहीं है, यानी उसमें एक ही तरफ से फ्लो कर सकते, दूसरी तरफ से फ्लो नहीं हो सकता। हर्षित कह रहा है दिल है ना, एक ही तरफ से जाते हैं नहीं, दूसरी तरफ से मैसेज ही नहीं आते, एक ही तरफ से मैसेज जाते हैं नहीं। चलिए, ऐसे आपका जो गेट होता है, गेट क्या होता है, एक ही तरफ खुलता है ना, मैं दरवाजा कह रहा हूँ, वो मेन गेट नहीं कह रहा हूँ, मेन गेट तो किसी किसी के यहाँ बड़ा होता है, दोनों तरफ खोल लो। चलिए छोड़ो उसे, तो इतना समझो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक तरफ से करंट जाएगी, दूसरी तरफ से करंट अलाउ नहीं करता। अब इसकी इस खूबी का फायदा देखते हैं। आज हम पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर पढ़ने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन
एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन को हम एज अ रेक्टिफायर देखने जा रहे हैं, पर हमें पहले रेक्टिफायर समझ में तो आए। देखो रेक्टिफायर पहले ब्लॉक डायग्राम में समझो, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट अरेंजमेंट होता है। अच्छा, इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर के अंदर सर्किट का ही तो अरेंजमेंट है, नाम दे दिया उसे इन्वर्टर सर्किट। इन्वर्टर एक सर्किट है, ठीक है। रेक्टिफायर एक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट, यदि मैं उसमें एसी डालूं, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये डीसी निकाल के देता है। रेक्टिफायर एक सर्किट अरेंजमेंट है जिसमें आप एसी डालोगे तो डीसी निकलती है। तो ये अंदर होता कैसे मैकेनिज्म, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सी जगह है जहां हमें एसी को डीसी में बदलना होता है। जैसे 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 समझ लो आपका मोबाइल का चार्जर है, आप एसी में प्लग करते हो ना, और फिर जब यहाँ घुसाते हो तो वो आपकी बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी को चाहिए डीसी, तो इसका मतलब वो जो चार्जर है जो आप इस 3 पिन में घुसाते हो, ये वाला, ये जो चार्जर है, ये जो घुसाओगे इसमें, है ना, पिन ऐसे करके, इसके अंदर एक सर्किट घुसा हुआ है, एक ऐसा सर्किट का ताना बाना है। उसके बाद ये एसी में घुसाओगे, नीचे डीसी निकलता है। ये तार, इस तारों में डीसी आ रही है। तो पहले रेक्टिफायर समझ में आ गया, रेक्टिफायर क्या चीज होती है, कि रेक्टिफायर होती क्या चीज है, समझ में आएगा, जो एसी को डीसी में बदले। जैसे ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। एम्पलीफायर क्या करता है बोलो, आपके वीक सिग्नल आएंगे, एम्पलीफायर, खाली एएमपी लिख देता हूं, हल्के से वीक सिग्नल दे दो, मरे मरे से हैवी सिग्नल निकलते हैं। जैसे आप माइक पे बोलते हो, है ना, माइक पे बोलते हो तो कितनी तेज आवाज निकलती है ना। इसमें भी एम्पलीफायर लग रहा होगा, एक सर्किट छोटा सा, देखो इसमें ये छोटा सा एम्पलीफायर सर्किट है। इसमें मेरे सिग्नल इसमें गए, तेज हो जाते हैं। यदि मैं नॉर्मली ऐसे बोलूं बिना माइक के तो नहीं आएगी। तो अभी लेकिन हमें उस पर काम नहीं करना, हमें रेक्टिफायर समझना है। एसी को डीसी में बदलने वाली डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आप कभी देते नहीं हो, मैं कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में डाल देना, लेकिन देते नहीं हो। हमारी ही 12th में आपने एक ऐसी डिवाइस पढ़ी है 12th में, जो डीसी डालोगे तो एसी निकालता है। इसका नाम ढूंढना है आपको, कमेंट सेक्शन में डालना है, तो जो आप डालोगे नहीं, ठीक है। हमने 12th में ही पढ़ा है, ऐसी डिवाइस पढ़ी है कि डीसी डालो एसी बन जाता है। आपको याद भी नहीं होगा, ऐसे है नहीं डीसी। अच्छा, इन्वर्टर जो होता है उसमें दोनों सर्किट होते हैं, इन्वर्टर में दोनों सर्किट होते हैं। अब सोचो कैसे, जैसे आपने इन्वर्टर को सब प्लग एंड प्ले चालू हो चुका है, उसका गेम चालू हो चुका है, लाइट आ रही है, मतलब मेन लाइट आ रही है, तो वो तो ये काम कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, एसी लेके डीसी बदल के उस बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, तैयार कर रहा होगा, बैकअप। एसी ले रहा होगा, डीसी में बदल रहा होगा, ये काम कर रहा होगा कौन, इन्वर्टर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है, आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है ना, और बैकअप तैयार कर रहा है। जैसी लाइट चली गई तो तुरंत बैटरी से डीसी लेता है, बैटरी से डीसी लेता है और आपको एसी देता है, डीसी लेता है एसी। तो इन्वर्टर में तो दोनों सर्किट होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। और मैं क्या बताने वाला था, भूला, एसी को डीसी में बदलना, हाँ। और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, अब दूसरी चीज, हम में से कई लोग कंफ्यूज ये है कि डीसी इसको बोलते हैं, सिर्फ इसको। एक्चुअली ये कांस्टेंट डीसी है ये, लेकिन ये कांस्टेंट डीसी है। हर वो डीसी जिसमें करंट अपनी पोलैरिटी ना चेंज करे, मान लो करंट ऐसे भी गई है तो ये भी डीसी है, धीमे धीमे घटी है, बस घटी है ना ये, या धीमे धीमे बढ़ी है, दिस इज ऑल्सो डीसी। ये एसी होती है जिसमें रेगुलर पोलैरिटी भी बदलती है, ये एसी है। समझ में आ गया। बाकी ऊपर के तीनों ग्राफ डीसी के ही है, पर वो वेरिएबल डीसी है, बदल गई डीसी, ठीक है, चेंज हो गई है थोड़ी सी, मतलब, लेकिन पोलैरिटी यदि आपको एक ही साइड मिले तो वो डीसी ही हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान डिवाइस है, फ्री फंड के नंबर है, भगवान से दुआ करना कि रेक्टिफायर ही आए आपके लिए, भगवान से दुआ करना कि आपके लिए रेक्टिफायर ही आए। अब रेक्टिफायर दो तरीके का है हमारे सिलेबस में, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको शॉर्ट में हरामखोरी में हम SWR बोलेंगे, ठीक है।
हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। और समझ जाओगे, ये दोनों नाम भी समझ जाओगे, इसलिए मैं अभी इस पर मेहनत ही नहीं कर रहा। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं, पहले वो सर्किट पढ़ते हैं ना। पहले लीजिए आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आइए आज आपको एसी को डीसी में बदलने की विधि बनाते हैं, ठीक है। पहले तो एक कोई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लीजिए। स्टेप डाउन, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक से सुन लेना, स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन दिखाने के लिए आपको प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी में थोड़े कम नंबर ऑफ टर्न्स दिखाने पड़ेंगे। ये स्टेप डाउन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं निकुंज बेटा? अच्छा, ओके, इतना काम कर लिया। अब यहां पर वो वाली एसी प्लग कर दीजिए, इनपुट कर दीजिए, जिसे आपको डीसी में बदलना है। तो ये हो गया इनपुट एसी, दिस इज द सिंबल ऑफ एसी ना, इनपुट एसी या एसी इनपुट, कुछ भी ऊपर नीचे लिख दो, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल से एसी को, जो प्राइमरी कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, उसमें आप एसी प्लग कर दीजिए। उसके बाद जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें दो चीजें आप लगा दीजिए, एक तो डायोड, और एक लगा दीजिए लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। और यहां आप डीसी आउटपुट मिल जाएगा, बिल्कुल डीसी आउटपुट मिलेगा, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट। अभी आपको यकीन नहीं होगा, यकीन तो मैं वर्किंग पढ़ाऊंगा तब होगा। अच्छा, लेकिन मैं आप लोगों में से पूछना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग सेकंड बुक से जुड़े हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता होगा आरएल, लोड रेजिस्टेंस। हालांकि कुछ पहले वाले भी भूल गए होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने इसका नाम नहीं बताया था, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस का क्या पर्पस होता है? हाँ, हर्ष ने ये तो ठीक बता दिया, हर्ष ने, ठीक। लोड रेजिस्टेंस का यूज क्या है, क्यों लगाते हैं? हाँ, सारे रेजिस्टेंस नहीं बेटा, अबे वोल्टेज, बाकी तेरे को 90% याद था। देख, कोई करंट बोला सुमित, नहीं, पूरा करंट नहीं, सारे वोल्टेज निचोड़ लेता है ये। चलो मैं कुछ नए बच्चों की मदद कर देता हूँ, है ना, कर देता हूँ, फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये सारे वोल्टेज निचोड़ के अपने पास रख लेता है। देखो फटाफट देखिएगा, नए बच्चों के लिए है, मेरा 5 मिनट का काम है बस। बेटा ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, बहुत सस्ते सस्ते दो रेजिस्टेंस सीरीज में, और ये 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट। बताइए सर्किट में 1 एम्पीयर करंट होगी, 1 एम्पीयर करंट दौड़ रही होगी, और जब करंट इस रेजिस्टेंस से दौड़ेगी तो बताइए कितना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा इस पे? V इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, तो आर है 6, करंट है ये, इस पे 6 वोल्ट डेवलप हो जाएगा, 6 वोल्ट, और इस पे आ जाएगा 4 वोल्ट। तो बेटा नए बच्चों से बात करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना, बस कोई हैवी टॉपिक नहीं है। तो आप देख रहे हो जो 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से 6 वोल्ट यहां चला गया, 4 यहां चला गया, टोटल 10 हो गया। यानी बैटरी अपने वोल्टेज रास्ते में पड़ने वाले रेजिस्टेंसों को बांट देती है, अपनी धन दौलत रास्ते में पड़ने वाले रेजिस्टेंसों को बांट देती है, पर किसी पे कम किसी पे ज्यादा, ऐसा भी कर सकती है। ये आपके सामने पहला एग्जांपल है। लेकिन यदि मैं और आप मिलकर एक चालाकी खेलें, यही बैटरी है 10 वोल्ट, यही बैटरी है 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस वही है 4 ओम, लेकिन यदि मैं इसे 6 की बजाय 96 कर दूं, 96, मैंने इसे थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। अब वैल्यू थोड़ी कंफर्टेबल जोन में ही रखी है। आप बताइए करंट, भैया ये टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो हमने करंट 1 एम्पियर निकाली, अब टोटल रेजिस्टेंस 100 हो गया, 1/10 एम्पियर करंट जाएगी बेटा, 1/10 एम्पियर। और आप यदि निकालोगे ना, तो आप देखिए अब इस पे 9.6 वोल्ट आएगा, अब इस रेजिस्टेंस पे 9.6 वोल्ट आएगा, और इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो मात्र 0.4 वोल्टेज आएगा। तो जो ध्यान से देखिए, मात्र इसको 6 से 96 करने से, 6 से 96 करने से क्या हो गया, क्या अंतर आ गया? 10 वोल्टेज जो थे उसमें से 9.6 तो इसने निचोड़ लिया अपने ऊपर, लूट लिया इसको। और सोचो यदि मैंने इसे 996 लिखा होता तो करंट इतनी होती, तो वोल्टेज आते इस पे 9.96 वोल्टेज, इतने वोल्टेज निचोड़ जाते इस पे, और इस पे 0.04 आते बस। तो ये फायदा होता है लोड माने हैवी रेजिस्टेंस, नाउ यू कैन से इट लोड रेजिस्टेंस, है नहीं? तो ये चीज, तो लोड रेजिस्टेंस का पर्पस होता है कि यदि सर्किट में जो वोल्टेज डेवलप हो, तो वो इन्हें से खींच के अपने पास निचोड़ ले, उसे एक तरफ कंसंट्रेट करे, फिर उसपे से आउटपुट ले। तो चलिए, ये सिंपल सा सर्किट था किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का।
तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ ले। कैसे कह दिया सर आपने कि डीसी बनेगा? तो एक काम करते हैं, वर्किंग पढ़ने के लिए एक काम करते हैं, प्राइमरी है ना, प्राइमरी के इस एंड का नाम P1 लिख देता हूं, प्राइमरी के इस एंड का नाम P2 लिख देता हूं, इसका S1 S2। एक्चुअली ये S1 S2 में क्यों लिखे मैंने? क्योंकि बोलने में तो मुझे सब कुछ आसान होगा, लेकिन आपको लिखने में भी आसान हो, ऐसी लैंग्वेज भी तो डेवलप करनी है। देखिए ये रहे हमारे एसी। अब बताना जो इनपुट एसी, यदि मैं इनपुट एसी का ग्राफ बनाऊं, इनपुट एसी, तो करंट कभी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी घटेगी घटेगी, फिर उसके बाद पलट जाएगी पलट जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी घटेगी। बोलो ऐसी तो ग्राफ होता है? इसमें तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि करंट कभी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी पलटेगी। ये एसी का ग्राफ ही ऐसा होता है। अब मुझे तो आप, ये तो है इनपुट का ग्राफ कि करंट कभी ऐसे जारी होगी कभी ऐसे जारी होगी, किसी हाफ साइकिल में, फिर अगले हाफ साइकिल में पलट जाएगी, फिर अगले हाफ साइकिल में इस जैसी हो जाएगी। अब देखिए इस आउटपुट की बात करते हैं कि अब हमें यहां कैसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली में डीसी आउटपुट अक्रॉस आरएल, अक्रॉस आरएल, आरएल पे आपको डीसी आउटपुट मिलेगा। और अभी आपका दिल मानने को तैयार ही नहीं है, तो एक काम करो, पहले मैंने बिल्कुल इसकी सीध में ग्राफ बनाऊंगा, बिल्कुल सीध में, उतना ही टाइम इंटरवल ले लेके, उतना ही टाइम इंटरवल ले लेके, उतना ही टाइम इंटरवल ले लेके, उतना ही टाइम इंटरवल ले लेके। अब आप बताइए, सपोज करो मैं इस साइकिल की, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं, माना ये टर्म पॉजिटिव और ये माइनस है, मतलब आप पेपर में कैसे लिखोगे, लेट इन फर्स्ट हाफ साइकिल इन इनपुट सर्किट P2 इज पॉजिटिव, P1 इज नेगेटिव, देन ड्यू टू एक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन ही तो होता है ट्रांसफार्मर में, दिस एंड बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस एंड बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, अब मैं तो यहां बोल रहा हूं दिस एंड, तो मेरी उंगलियां चल रही थी कि दिस एंड बिकम्स पॉजिटिव, दिस एंड बिकम्स नेगेटिव, दिस एंड मेरी उंगलियां चल रही थी। पेपर में थोड़ी तो नहीं लिखोगे कि दिस एंड बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स नेगेटिव, आप बोलोगे S1 व्हेन P1 इज नेगेटिव देन S1 becomes positive due to action of mutual induction, P2 is positive then S2 is negative। समझ में आ गया ये, ताकि लिखने के लिए लैंग्वेज थोड़ा इजी हो जाए। अब आप बताइए, ये मैं केवल फर्स्ट हाफ साइकिल में बता रहा हूं, जितनी देर तक ये प्लस और ये माइनस रहा, तो ये प्लस और ये माइनस रहेगा। आपका ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड रहेगा, फॉरवर्ड बाइस्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। और यदि और अभी मैं आइडियल डायोड मान के वर्किंग पढ़ा रहा हूं, आइडियल डायोड एज्यूम करके वर्किंग पढ़ा रहा हूं, क्योंकि डायोड आइडियल है, क्योंकि डायोड आइडियल है, तो इसका मतलब ये बिंदास करंट जाने देगा, बिंदास जाने देगा, इसमें एक बढ़िया हैवी करंट, मतलब अच्छी खासी करंट जाने देगा उस, तो इसका मतलब आरएल पे आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे जैसे ये करंट बढ़ रही होगी, इसके अक्रॉस भी करंट बढ़ रही होगी, घटेगी घटेगी ये, तो आपको आउटपुट मिला, आपको आउटपुट मिलेगा आरएल पे। बताइए, इसमें तो किसी को कुछ समझना नहीं है, कोई भी क्वेरी रेज कर सकता है अपनी, कि जिस समय ये रेस्पॉन्ड कर रहा होगा आरएल की भी बत्ती जल रही होगी, आरएल पर आउटपुट आ रहा होगा। अच्छा, यहां पर मैंने स्टेप डाउन क्यों लगाया? स्टेप डाउन इसलिए लगाया क्योंकि हमारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, अभी मैंने एक सवाल भी कराया था, ये ज्यादा पावर झेल नहीं पाते, उड़ जाते फट, फिर खराब भी जल्दी होते हैं, जरा भी फ्लक्चुएशन होता है ना, हैवी फ्लक्चुएशन होता है, तो इसलिए पहले स्टेप डाउन लगा के वोल्टेज को थोड़े कम करो। वोल्टेज कम करने से एनर्जी कम नहीं होती है, ट्रांसफार्मर में आपको याद होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन होते जरूर है, लेकिन एनर्जी कम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम नहीं होती। ठीक, अब आ जाइए, ये तो हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल का, फर्स्ट हाफ साइकिल। अब जब हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे इनपुट में, जब इनपुट में ये नेगेटिव होगा, अब अगले हाफ साइकिल में बात कर रहा हूं ना, ये पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, S1 becomes negative and S2 becomes positive। ये जो भाई साहब है D1, ये जो डायोड है, ये हो गया रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब समझ रहे हो, करंट नहीं जाने देगा। बाबू नाराज हो गया हमारा, ऐसे मान लीजिए कि दिस विल एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन गंगम स्टाइल, यानी कोई करंट नहीं जाने देगा इसमें। तो फिर तो भैया गेहूं के साथ गुंजी पिसेगा, बेचारी आरएल पे भी कोई करंट नहीं जाएगी। तुम वहां आउटपुट लेने के लिए इंतजार कर रहे हो, दे दे आउटपुट दे दे, तो आरएल पे भी तो आउटपुट नहीं आएगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, खाली। क्या कह रहे बेटा, समझ में नहीं आया? एक मिनट, ओके जल्दी बोलो। ये बिहेवियर समझ में आया कि नहीं आया? कि जब डायोड, देखो बड़ा स्मार्टली सोचा था
कि एक बार डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, एक बार रिवर्स वाइज हो जाएगा, एक बार फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, एक रिवर्स। फॉरवर्ड वाइज में बाबू करंट देगा, रिवर्स वाइज में बाबू नाराज हो गया, ठीक है, करंट जाने ही नहीं देगा। फिर तो आपको पता ही है सिमिलरली थ्योरम। अब आगे बताऊं या ग्राफ खींच सकता हूं मैं? फिर ये पलट जाएगा तो इस जैसी हालत आएगी, फिर आपको आउटपुट मिलेगा, फिर खाली मिलेगा। तो अब आप आउटपुट देखिए कैसे, आप पहले आउटपुट का ग्राफ देखिए इस डायोड ने अकेले ने टक्कर ले रहा है, साला मैं पोलैरिटी बदलने नहीं दूंगा। उसने कसम खा ली है कि मैं पोलैरिटी बदलने नहीं दूंगा, जो भी अपोजिट पोलैरिटी के आएंगे खाच 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 खाच, अकेले ने उन 10 की पावर 9 को उड़ा दिया। आपको सिर्फ अच्छा इतना मत सोचो, फॉरवर्ड वाइज में कंडक्टर बन जाता है डायोड और रिवर्स वाइज में इंसुलेटर बन जाता है। तो आपको ये, अब आप कहोगे कि डीसी डीसी ही तो है, क्योंकि आउटपुट में पोलैरिटी बदल ही नहीं रही। जो आपका आउटपुट है ना, पोलैरिटी बदल ही नहीं दे रहा डायोड आपका। तो दिस इज डीसी, ऑल्दो इट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी है मानते हैं, है ना, और बीच बीच में रुक भी जाएगी, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, रुक भी जाएगी, नो डाउट, इसका कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन डीसी तो बन गई ना। हाँ, इसको हम उस जगह यूज कर लेते हैं जो चाइना की झालर आती है ना दिवाली पे, लुपलाइजेशन करती है ना, जल जाती है बंद हो जाती है, जल जाती है बंद हो जाती है, चलती तो डीसी से है ना वो। तो ऐसी जगह यूज कर सकते हो इसे। तो पहले बताओ वर्किंग समझ में आई या नहीं आई? वर्किंग समझ में आई कि नहीं? भगवान से दुआ करना ही आए, क्योंकि आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं समझने को। इजी था या नहीं था? जल्दी बोलो, इजी था कि नहीं, है ना? ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर, लुल्लू टॉपिक। अब सुनिए, इसे हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला, वो भी तुम्हें आइडिया आ गया होगा, क्योंकि हमने, आप गौर से देखो, पूरी वेव है ना ये एसी की पूरी वेव है ये, उसकी आधी वेव में तो काम कर रहा है और आधी वेव को रेक्टिफाई नहीं कर रहा, उसको रोक रहा है, उसे रेक्टिफाई नहीं कर रहा, उसको रोक ही रहा है। तो ये पूरी वेव रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर, तो फिर उसमें क्या है, फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यानी अभी इतनी वर्किंग तो सेम टू सेम लीजिए। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, प्राइमरी का P1 एंड, प्राइमरी का P2 एंड, ओके, सेकेंडरी और S1 एंड S2 एंड, ओके। यहां पर हम दो डायोड लेंगे, डायोड D1 और डायोड D2, यहां दो डायोड लेंगे। बस आपको सर्किट याद रखना है कि कब कौन से सर्किट से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मिलेगा, किससे फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक। अब दो डायोड तैयार है, लेकिन आपको अब की बार तार यहां से लेना है, बीच में से एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर के आते हैं बेटा, 3 टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर आते हैं जो बीच में से कॉइल में से तार ले लेते हैं। अब यहां पे आपको क्या डिसीजन लेना होगा, एक चीज बताता हूं। जैसे ये वाला ट्रांसफॉर्मर था, तो मैं यहां समझा रहा था कि जिस समय ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसका मतलब बीच वाला 0 रहेगा। क्यों? जैसे ये +5 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है, तो +5 +4 +3 +2 +1 0, -1 -2 -3, समझ गए कि नहीं समझ गए कि बीच वाले टर्मिनल को आपको क्या मानना है, 0। फिर ये +5 होगा, ये -5 होगा, ये वाला टर्मिनल 0 ही रहने वाला है, इसे 0। ये जो बीच वाला टर्मिनल है, समझ गए, इसको कितने वोल्टेज पे मानना है, इसको कितने वोल्टेज पे मानना है, प्लस माइनस ये होंगे, इसे 0 पे मानना है, ठीक है, परमानेंटली 0 पे मानना है इसको, ठीक। यहां पे आप RL भी लगा दीजिए, RL लोड रेजिस्टेंस, और आप यहाँ पे आउटपुट ले लीजिए। फिर देखते हैं, इस बार मैंने इस टर्मिनल का नाम A, इसको B दे दिया, यहां जरूरत नहीं पड़ी A और B नाम देने की, लेकिन यहां जरूरत पड़ेगी। फिर से खेलते हैं, ये रही हमारी इनपुट AC, ये रहा हमारा इनपुट AC, इनपुट AC, ओके। अब उन्हीं टाइमिंग्स पर ग्राफ बनाते हैं। पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब तो आप मान गए डीसी आउटपुट ही मिला हमको, फिर देखना यहां पे डीसी आउटपुट ही मिलेगा, डीसी आउटपुट अक्रॉस RL, डीसी आउटपुट अक्रॉस RL। चलिए मैं वर्किंग स्टार्ट करूं। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
जिस समय ये डायोड प्लस होगा, ये वाला एंड, सॉरी डायोड नहीं, सॉरी बेटा मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, ये प्लस होगा ये वाला एंड, तो ये माइनस होगा, क्योंकि भैया इनपुट एसी तो ऐसे ही चलता है। मैं पहले इस साइकिल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ साइकिल की। तो जिस समय ये प्लस होगा ये माइनस होगा, देन ड्यू टू एक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दिस एंड बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस इज बिकम्स नेगेटिव, ये तो जीरो पे है ही है। तो अब आप बताइए, इतने सर्किट को देखिए, अच्छा इसमें तो वैसे भी करंट नहीं जा सकती क्योंकि एक हमेशा रिवर्स में रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप इतने को देखिए, आप इतने को, इतना हिस्सा फॉरवर्ड वाइज है या नहीं, इतना सर्किट आराम से चेक करिए, क्योंकि ये वाला एंड लग रहा है पॉजिटिव पे और ये वाला एंड लग रहा है जीरो पे, तो इतना हिस्सा फॉरवर्ड वाइज है और इतना हिस्सा रिवर्स वाइज है ना, इतना हिस्सा रिवर्स वाइज है, और इसमें करंट नहीं जा सकती, इसमें भी नहीं जा सकती क्योंकि रिवर्स ही है। तो अब आप गौर से देखिएगा, मैं एक बार और बोल रहा हूं, इतना हिस्सा सर्किट का फॉरवर्ड वाइज है और इतना हिस्सा सर्किट का रिवर्स वाइज है इस दौरान। इसका मतलब D2 से ध्यान हटा लो, ऐसे मान लो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, सर्किट टूटा हुआ है, क्योंकि जो रिवर्स वाइज होता है वो बिल्कुल ही खत्म कर देता है करंट को। होपफुली आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगी, इसका मतलब सिर्फ इतना हिस्सा कंडक्ट करेगा, करंट यू जाएगी, ये यू जाएगी, यू जाएगी, यू, करंट यू करके फ्लो करेगी। इसका मतलब यू आरएल से तो गई ना, आरएल से करंट गई और आरएल के थ्रू जब करंट जाएगी तो आरएल की तो बत्ती जलेगी ना। सोचो आरएल की जगह बल्ब लगा दूं मैं तो बल्ब तो जलेगा ना, तो आपको आउटपुट मिलेगा। जल्दी बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? फिर सिमिलरली थ्योरम यूज करूंगा मैं, कुछ भी ऐसा नहीं है खास। ठीक, अब आ जाते हैं, इसको वापस उसकी औकात दे दो। ठीक, अब भूल जाना कि मैंने क्या पढ़ाया, दोबारा देखते हैं। अब यहाँ हालात बदले, अब मैं इस वाले साइकिल की बात कर रहा हूं, जब यहाँ हालात बदले, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव होगा, तो दिस एंड बिकम्स नेगेटिव, दिस पॉजिटिव बिकम्स, बोलो अब ये D2 क्या हो गया? अब D2 हमारा हो गया क्या हो गया? D2 कंडक्टर, D2 हो गया फॉरवर्ड वाइज और D1 हो गया रिवर्स वाइज। समझ गए कि नहीं? अब वो रिवर्स वाइज हो गया, ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, तो इसका मतलब ये ऐसे करके करंट अलाउ करेगा। देखो ये पॉजिटिव हो गया तो ऐसे करंट अलाउ करेगा, तो इसका मतलब ये यू करके करंट जाएगी, ऐसे ऐसे देखो एरो देखना, यू जाएगी, फिर इस वायर में ऐसे जाएगी, फिर यू जाएगी, यू जाएगी, और ऊपर वाला तोड़ दीजिए सर्किट। तीसरी मीटिंग में आना है बेटा, ठीक है, थोड़ी देर की ले लूंगा बस। तो अब बताइए, अब ऊपर वाले को भूल जाइए, बिल्कुल ठीक, ऊपर वाला भूल जा, ठीक है। तो अब आप बताइए, नीचे से करंट चली तो इसने भी आरएल पे तो करंट भेजी ना, आरएल 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 पे तो बत्ती चलेगी, तो इसका मतलब आउटपुट तो मिला। लेकिन नहीं, नीचे नहीं बनाना है ग्राफ, ऊपर ही बनाना है। ऐसा क्यों नीचे क्यों नहीं बनाना? तो देखिए, ठीक है, थोड़े थोड़े सस्ते 007 जेम्स बॉन्ड आप भी बन जाइए। जब D1 कंडक्ट कर रहा था, जब D1 की बारी आई थी तो करंट ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, है ना, यानी ए से बी जा रही थी, नहीं जा रही थी ए से बी। जब D1 कंडक्ट कर रहा था तो आरएल पे करंट जा रही थी ए से बी, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी पे जा रही थी, यानी ए हायर और बी लोअर पोटेंशियल। और जब D1 डेड हो गया और D2 एक्टिव हो गया तो भी करंट आरएल से गई और ए से बी ही जा रही है। आप देखिए, आपकी आंखों को खोल के ऐसे ऐसे खोल के देख लीजिए कि ए से बी ही जा रही है करंट। इसका मतलब आरएल पर तो पोलैरिटी पलट ही नहीं रही। तो आप नीचे कैसे बना सकते हो भाई? हाँ, ये कर सकते हो, आपकी चॉइस थी कि पहला वाला ग्राफ नीचे बनाओगे तो दूसरे वाले तीसरे वाले सब नीचे बनाओगे, ये चॉइस थी, मैं ये मान सकता हूं कि आपकी इच्छा है, नहीं मैं ये नीचे बनाऊंगा, बना लीजिए, ठीक है। तो अब आप बताइए, ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? फिर तो सिमिलरली थ्योरम है, आया समझ में कि नहीं? तो इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। उसने इसको भी रेक्टिफाई किया और इसको भी रेक्टिफाई किया, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नेम्ड एज, सर्किट का नाम है ये, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का, ये हमारा रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। अब एक छोटी सी बात और, एक्चुअली बात तो बहुत सारी है, ठीक है, मुद्दा है प्रिंसिपल, यहां जगह रहेगी थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं।
अब तो पूरा पढ़ लिया आपने, क्या प्रिंसिपल निकला इस पूरे जुगाड़बाजी का, क्या प्रिंसिपल निकला वर्किंग का, एक्चुअली आप ही को बताना है। ठीक है, मैं बोल देता हूं क्योंकि आप इतना लंबा कैसे टाइप करोगे। आखिर प्रिंसिपल का मतलब कौन सी फिजिक्स आपने पढ़ी जिससे आपने प्रेरणा ली, आप मोटिवेट हुए कि हम ये बनाते हैं। प्रिंसिपल का मतलब देखो, प्रिंसिपल वर्ड यूज कब होता है, कब आता है, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, कोई डिवाइस बनाते हैं। बस फिजिक्स और इंजीनियरिंग में यही अंतर है। जैसे हमने पढ़ा बनाया एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर इज इंजीनियरिंग, लेकिन उसके पीछे फिजिक्स कौन सी काम कर रही है वो कहलाता है प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल ये निकला, पूरा पढ़ने के बाद आपने ये पाया कि डायोड फॉरवर्ड बाइस में कंडक्टर बन जाता है और रिवर्स बाइस में इंसुलेटर बन जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज डायोड एक्ट एज अ कंडक्टर इन फॉरवर्ड बाइस एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर इन रिवर्स बाइस। समझ में आया प्रिंसिपल या नहीं? प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं, कि डायोड एक्ट एज अ कंडक्टर एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर इन रिवर्स बाइस। अब एक चीज और सुनो, अब आपको थोड़ा सा यहां से ये फील आएगा कि जो काम ये पीएन जंक्शन कर सकता है वो कोई कंडक्टर इंसुलेटर नहीं कर सकता। इमेजिन करो मैं इस डायोड को हटा के कोई बढ़िया सा कंडक्टर लगा दूं, कंडक्टर कंडक्टर, तो क्या रेक्टिफिकेशन का पर्पस सॉल्व हो पाएगा? कुछ सोचो। मैं हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अपने आप 20 सेकंड लीजिए, उसमें क्या समस्या आएगी आप खुद सोचो। क्या समस्या आएगी यदि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया कंडक्टर यहां चुन लूं तो? आप खुद सोचो, कोई टाइप कर पाए तो बताइए समस्या क्या आएगी, क्या समस्या आएगी यदि कंडक्टर। एक्चुअली कंडक्टर तो ये वायर है ही है, आप वायर लगा दीजिए एक तरीके से, तो समस्या ये आएगी, समस्या तो ये आएगी कि फिर ये ट्रांसफॉर्मर और कुछ नहीं है, ठीक, कि वो ऐसे भी करंट जाने देगा और वैसे भी करंट जाने देगा, दोनों तरफ से करंट अलाउ करेगा। भैया दोनों तरफ से करंट अलाउ करेगा तो आपको रिवर्स बाइस में भी ये मिल जाएगा, तो आप रेक्टिफिकेशन प्रोसेस तो एटलीस्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, रिवर्स बाइस में ब्लॉक नहीं कर पाएगा ना। हाँ, और यदि मैं यहाँ इंसुलेटर लगा दूं तो इंसुलेटर, यदि मैं यहाँ इंसुलेटर लगा दूं तो क्या पर्पस सॉल्व हो पाएगा? क्या इमेजिन करो परफेक्ट इंसुलेटर लगा दिया तो भैया वो तो इसको भी नहीं जाने देगा, वो तो फिर किसी को नहीं जाने देगा ना करंट, ना वो फॉरवर्ड बाइस में जाने देगा ना रिवर्स बाइस में, वो तो कहीं नहीं जाने देगा। तो दैट्स वाई ये वर्किंग पढ़ने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि जो काम ये पीएन जंक्शन कर पाया है वो कोई कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं कर सकता। कंडक्टिविटी उद्देश्य नहीं है सेमीकंडक्टर में। ओके, अब एक चीज और बताता हूं। अब आते हैं टाइम पीरियड, खूब पढ़ा है आपने टाइम पीरियड, 11 में 3 बार पढ़ा होगा। जब सर्कुलर मोशन आता है तब पढ़ते हो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड। ऑसिलेशन मोशन आता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। वेव आता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, ऐसे फिर से टाइम पीरियड को। एक्चुअली टाइम पीरियड का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच, अब वर्ड सुनना, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच द सिस्टम इज फाउंड टू बी इन सेम स्टेटस अगेन। थोड़ी हैवी डेफिनेशन है लेकिन सही यही है, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि भाई बच्चों को पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन एक सही डेफिनेशन। एक बात बताओ, टाइम पीरियड की डेफिनेशन सिर्फ मैं ये बोलूं कि जब सिस्टम अपने पास वहीं आ जाए जहां पे था, वहीं आ जाए, वो टाइम पीरियड है। तो बताना, ये घड़ी है, घड़ी, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई टिक टिक टिक, बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होता है? सेकंड की सुई। आप में से कई लोगों ने जवाब दे भी दिया सर टाइम पीरियड 60 सेकंड होता है ना। मेरा आपसे सवाल है 120 सेकंड क्यों नहीं है टाइम पीरियड? क्योंकि 120 सेकंड के बाद भी तो वही होती है। अब आप समझ गए क्यों शॉर्टेस्ट वर्ड डालना पड़ता है? शॉर्टेस्ट वर्ड क्यों डालना पड़ता है? आया समझ में? मेरी बात समझना, केवल ये हम बोले कि वो टाइम जिसके बाद सिस्टम वहीं मिले, तो सिस्टम तो वहीं पर कि 60 के बाद भी मिलेगा, 60 सेकंड पे भी, 120 सेकंड पे भी मिलेगा, वहीं पर 180 सेकंड पे भी मिलेगा। तो एक वर्ड डालना जरूरी है, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच द सिस्टम इज फाउंड टू बी इन सेम स्टेटस अगेन, इन सेम सिचुएशन अगेन। शॉर्टेस्ट वर्ड समझ में आ गया? अब यदि मैं यहां पर आपको एक चीज बोलूं, ये है हमारा इनपुट वेव, ये कोई पॉइंट है, मान लो ये मैक्सिमम करंट है, अगली बार मैक्सिमम हुई इतनी देर में, ये तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कहलाएगा इनपुट का टाइम पीरियड, टी इनपुट। समझ गए? क्योंकि ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली यही वैल्यू उसी स्टेटस में, उसी पॉजिटिव में ये कितनी देर के बाद मिली, तो यहां से यहां तक का जो भी टाइम गैप होगा वो इसका टाइम पीरियड होगा। अब यहां आ जाइए, ये वाली वैल्यू जैसे यहां मिली,
घट गई, अगली बार ये मिली, तो ये आउटपुट का टाइम पीरियड है। मतलब यदि यहां से मेरी इन दो उंगलियों का टाइम गैप मान लो 5 सेकंड है, तो ये भी तो 5 सेकंड ही हुआ। तो यह साफ दिख रहा है कि इनपुट का जो टाइम पीरियड है, आउटपुट में भी वही टाइम पीरियड के साथ वेव मिलेगी, और जब टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम मिलेगी। ये समझ में आया? इधर वाले में ये समझ में आया कि नहीं भाई? आप ये देखिए, ये वाली जो वैल्यू है वो अगली बार कब मिली, यहां मिली, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम। आगे भी बढ़ाऊंगा तो आगे फिर मिल जाएगी आपको, है ना। एक बार बताओ, यदि मैं ये ग्राफ ऐसे बनाता तो ये टाइम पीरियड है पहला वाला ऑप्शन, ये है टाइम पीरियड ये दूसरा वाला ऑप्शन। ये बताओ टाइम पीरियड किसे माना जाएगा, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? जल्दी बोलो। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन ना भाई, यहां से यहां तक को टाइम पीरियड बोलेंगे, यहां से यहां तक को टाइम पीरियड बोलेंगे? ऑब्वियसली पहले वाले को बोलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो शॉर्टेस्ट टाइम ये है ना, शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक, अब सुनिए, तो यहां देखोगे इनपुट और आउटपुट का टाइम पीरियड सेम है। यदि ये मेरी दो उंगलियों का गैप 5 सेकंड है, तो इनका भी टाइम पीरियड का गैप 5 सेकंड है। ठीक है, ये देखिए, ये टाइम पीरियड इनपुट का है, ठीक है, इनपुट का टाइम पीरियड ये रहा टी इनपुट, लेकिन आउटपुट का टाइम पीरियड अब ये नहीं है, उससे पहले ही रिपीट हो रही है वैल्यू। ये देखिए बेटा आउटपुट, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो फटाक से यहां पे आ गई है, देखो उसे अब इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ा, शॉर्टेस्ट टाइम ये है। नेक्स्ट मीटिंग लीजिए फिर बात। तो बस वही चीज को पकड़िए, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच द सिस्टम इज फाउंड टू बी इन सेम स्टेटस अगेन। अब यदि मान लो मैंने इस पॉइंट को चुना, मान लो इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू को यहां तक आने में इतनी देर लग चुकी, तो मैं बोलूंगा ये इसका टाइम पीरियड है। लेकिन अब हम आउटपुट को देखना। हाँ बेटा निकुंज बिल्कुल ठीक, आउटपुट में यदि ये कोई टाइम वैल्यू है तो टिक 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 सिर्फ इतनी देर में ये वैल्यू रिपीट हो गई, तो कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? हाँ, आउटपुट का जो टाइम पीरियड है आउटपुट का, वो इनपुट के टाइम पीरियड का जस्ट आधा है। यदि ये वैल्यू मान लो 10 सेकंड है, तो ये तो 5 सेकंड में ही हो जाएगा। तो आउटपुट का टाइम पीरियड है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो डबल होगी ना। फ्रीक्वेंसी दोनों को उल्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी तो जानते हो ना, दोनों को उल्टा कर दो। अच्छा, कुछ लोग बच्चों की तरह बताऊंगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये तो यहां पर टी आउट का 1 फ्रीक्वेंसी आउटपुट कर दो, 1/2। देखो इसको मैंने 1 फ्रीक्वेंसी लिख दिया, 2 में तो कुछ छेड़ नहीं सकता, वो नीचे रहेगा, और ऊपर जो टाइम पीरियड है वो 1/न्यू कर दो इनपुट। तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस रहेगी यहां पर, किसमें? फुल वेव रेक्टिफायर में। तो एक सिंपल क्वेश्चन सुनिए, सिंपल क्वेश्चन है, 14.8 एक्सरसाइज का 14.8 वो कह रहा है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यानी ये वाला, द आउटपुट व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज ही होगी। लेकिन इसमें पूछा है फिर अगला, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट 100 हर्ट्ज होगी। ये समझ में आया या नहीं आया? फिर आज का लास्ट थोड़ा सा 5-10 मिनट की बात है, फिर खत्म करता हूं। ये समझ में आया? ठीक, अब आते अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात, गंदी बात। एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने पूरी वर्किंग पढ़ाई है और जो मैं अब बात बता रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ा दिया मैंने, सीरियसली। जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जब से वो चीज आई नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं उसे, कोई बात नहीं। देखिए बहुत आसान बात पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छी बात कर ली बहुत, अब करते हैं गंदी बात। इससे कभी क्या कहना चाह रहा है कि ये जो वर्किंग मैंने पढ़ाई है, ये मैंने आइडियल डायोड मान के पढ़ाई है, आइडियल डायोड की वर्किंग पढ़ाई है, जिसमें यह माना गया है कि डायोड रिवर्स बाइस में कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अब प्रैक्टिकली देखिए क्या दिक्कत आएगी। प्रैक्टिकली बात आएगी कि जब हम ये वाले साइकिल पढ़ रहे थे
तो मैंने क्या बताया इसको, देखिए इसमें इसमें तो एक ही डायोड है कि जब ये वाले साइकिल आएंगे तो ये फॉरवर्ड वाइज था, इसे आउटपुट मिल गया। लेकिन जब ये रिवर्स बाइस हुआ तो मैंने ये मान दिया था कि कोई करंट नहीं होगी, लेकिन क्या वास्तविकता में कोई करंट नहीं होती क्या? रिवर्स बाइस में थोड़ी सी करंट होती है, लीकेज करंट। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में 10 की पावर 22 मूव करेंगे, 10 की पावर 22 की नंबर डेंसिटी मूव करेगी, लेकिन रिवर्स बाइस में 10 टू दी पावर 9 हल्का सा। तो सुनिए, हमने वर्किंग पढ़ी है आइडियली कि रिवर्स बाइस में बिल्कुल भी करंट नहीं देता, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई डायोड आइडियल नहीं होता, कोई नहीं होता आइडियल। तो रिवर्स बाइस में अब सुनिए, एक मिनट यहां जरूर ध्यान देंगे पोलैरिटी पे। ये जब नेगेटिव था, मैं दूसरी 24, जब ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव था, ये नहीं उल्टा लिया मैंने, पहले मैंने पॉजिटिव लिया था फिर नेगेटिव। हाँ, वो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क। ये वाली साइकिल, तो अब गौर से सुनना, ये फॉरवर्ड मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू से वर्किंग बढ़ा रहा हूँ, तो ये प्लस ये माइनस। अब मेरे एरो को देखना, ये वाली करंट मूव करेगी, ये I1 माने डिफ्यूजन करंट मूव करेगी ऐसे, और बढ़िया करंट मिलेगी। लेकिन अब जब ये पोलैरिटी बदली, ये माइनस और ये प्लस हुआ, ये माइनस और ये प्लस हुआ, तो अब हल्की सी ये करंट जाएगी ना I2, ऐसे लुल्लू सी करंट I2 थोड़ी सी तो जाएगी, नेक तो जाएगी, नेक तो जाएगी और उल्टा जाएगी ऐसे। इसका मतलब RL पर आपको थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा अपोजिट पोलैरिटी में ऐसे। ये मैंने नन्ना सा मुन्ना सा क्यों बनाया है, उसका रीजन आप समझ गए होंगे। कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, इतनी छोटी सी वेव, कम एम्पलीट्यूड की वेव क्यों बनाई है? क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो वैल्यू बहुत कम ही होगी ना, इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। और ये इसके बाद ये मिलेगा, फिर रिवर्स बाइस में ये बदतमीजी मिलेगी। तो अब आपको जो रिवर्स बाइस में आउटपुट मिल रहा है, तो सुनिए मेरी बात सुनना, जब हम पंखा चलाते हैं ना, पंखा, तो पंखे से हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे वो सिर्फ करंट में बदले, वो सॉरी मैकेनिकल में बदले, जो भी हम करंट दे वो मैकेनिकल में बदले और हमें हवा दे। लेकिन आप 1 घंटे पंखे चलाने के बाद इसके बेस को टच करना, इतना गर्म हो जाता है आप उसे छू नहीं पाओगे। तो ये जो हीट बनी वो अनवांटेड एनर्जी है, हम नहीं चाहते फिर भी जबरदस्ती आ रही है, नहीं चाहते, लेकिन इस समय हीट अनवांटेड एनर्जी है। अभी सर्दियां गुजरी, जब आपने उसी करंट से हीटर लगाया था, हाथ कांप रहे थे, तब आपकी हीट वांटेड एनर्जी थी। तो अनवांटेड का मतलब ये होता है हम नहीं चाहते फिर भी जबरदस्ती आ रही है। तो अब देखिए, इस समय ये वाला जो आउटपुट है वो हम चाहते नहीं है, क्योंकि हमने बनाना है रेक्टिफायर, हमें बनानी है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो ये अनवांटेड आउटपुट है, ये जो आउटपुट आ रहा है अनवांटेड एसी आउटपुट है, हल्का सा एसी कंपोनेंट आ रहा है, झलक दिख रहा है ना, हल्की सी झलक दिखा रहा है वो। इसको बोलते हैं, देखो 3 नाम बोले, अनवांटेड कंपोनेंट, अनवांटेड एसी कंपोनेंट एक नाम, दूसरा है नॉइज, नॉइज भी बोलते हैं, क्योंकि अनवांटेड सिग्नलों को ही नॉइज बोला जाता है, कि मैं बात कर रहा हूं कुछ और से, पीछे से डीजे बज रहा है ना, अनवांटेड। मैं मान लो किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, शादी में है ना, हाँ हेलो हेलो, तो जो सुन रहा है उसके लिए वो डीजे की आवाज नॉइज है, लेकिन साला जो डीजे पे डांस कर रहे हैं उनके लिए नॉइज थोड़ी नहीं है डीजे। तो डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए नॉइज है, भाई उनके लिए तो वांटेड सिग्नल है डीजे, है ना, ठीक, तो लीव इट। तो क्या क्या नाम बताया मैंने, अनवांटेड एसी कंपोनेंट है, दूसरा नाम बताया मैंने नॉइज, और तीसरा नाम है इसका रिपल्स, RIPPLES, जो मेन नाम है वो है रिपल्स, मतलब ज्यादा जो सुनने को मिलेगा रिपल्स। अब बताइए रिपल्स क्यों आई, रिपल्स क्यों आई, किस वजह से हुई? क्योंकि कोई डायोड आइडियल नहीं होता, हर डायोड रिवर्स बाइस में थोड़ा सा कंडक्ट कर जाता है, हर डायोड रिवर्स बाइस में थोड़ा कंडक्ट कर जाता है। अच्छा, इसमें क्या सीन होगा, इसे भी सुन लेते, देख लेते। हमने यहां वर्किंग ये पढ़ी थी कि जब D1 एक्टिव होगा D2 डेड होगा। सच्चाई है, जब D1 एक्टिव होगा तो D1 का आउटपुट है ये, सुनो बेटा, ये D1 का आउटपुट है, D1 थ्रू D1, ये उसी समय D2 भाई साहब बदतमीजी कर रहे होंगे, ये उल्टा नहीं। तो ये बदतमीजी समझ में आई या नहीं आई? अब असली बात तो यही है प्रैक्टिकली, जिस समय D1 एक्टिव होगा D2 डेड नहीं होगा, नेक करंट दे रहा होगा। फिर ये D2 एक्टिव है, ये D2 का आउटपुट है। अच्छा, ये D1 का आउटपुट है ये,
तो मैंने ये लिख दिया D1। ये किसका है? ये D2 का है। जब D2 एक्टिव होगा D1 बदतमीजी कर रहा होगा, टांग खींच रहा होगा, यानी कहते ना ये, तो ये भी तो अनवांटेड सिग्नल है, चाहते ही नहीं हम उन्हें। These are called unwanted AC component, unwanted AC component, ripples और noise। हम इनको खत्म नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। और उस मिनिमाइज को बोल, जैसे अब देखिए हम इनको, ये जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट घुस गए हैं, जैसे फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, उसे हम जीरो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। तो आइए एक टॉपिक है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट ये लास्ट है बेटा, अब ये आपके ऊपर है 5 मिनट में खत्म कर दो या नहीं। फिल्टर सर्किट, और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट पढ़ा देते हैं। लेकिन फिल्टर सर्किट, अब देखिए फिल्टर माने हम इसको फिल्टर करेंगे, ये जो अनवांटेड घुस गया है ना इसको कम करेंगे। अब पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी चाय पिलाते हैं आपको, है नहीं? चाय 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 बोलो, चाय। चाय बनती कैसे है? नहीं बनती, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छानते हैं, सीधे छानने पर आते हैं। छलनी है ना, छलनी, हाँ कईयों के दिल छलनी छलनी हो गए होंगे अभी, वही छलनी। उस छलनी पे जब हम चाय बनने के बाद उसको उड़ेलते हैं तो वो छलनी क्या करती है? वो छलनी पत्ती के लिए अलग बिहेव करती है और लिक्विड के लिए अलग बिहेव करती है कि नहीं करती? वो जो छलनी है, जब वो चायदान में चाय बन के तैयार होगी, छानते हो, तो लिक्विड के लिए अलग बिहेव करती है और उस पत्ती अदरक के लिए अलग बिहेव करती है। लिक्विड को पास हो जाने देती है और अदरक पत्ती को रोक लेती है। हो गई फिल्ट्रेशन। बोलो फिल्ट्रेशन ऐसी तो हुआ है ना। जैसे कूड़े में से आयरन निकालना हो तो एक बड़ी सी मैग्नेट पास करा दो, तो जो आयरन होगा वो मैग्नेट के लिए अलग, मैग्नेट आयरन के लिए अलग रेस्पॉन्ड करती है, आयरन खिंच जाता है उसमें से, बाकी कूड़ा नीचे रह जाता है। तो फिल्टर प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए? कि एक ऐसा मैकेनिज्म करना है, जिन दो चीजों को आपको फिल्टर करना है उसके लिए वो अलग अलग बिहेव करे। चूल्हे में जाने दो, चाय वाला एग्जाम्पल बढ़िया लग रहा है मुझे, चाय वाली पत्ती वाला है ना, छलनी वाला। फिर से एक बार और समझाता हूं। जब आप उस छलनी में चाय डालते हो तो पता है क्या कर रहा है वो छलनी? क्या कर रही है? पत्ती को रोक रही है, अदरक को रोक रही है ना। अदरक पत्ती को रोक लिया और लिक्विड को जाने दिया, ठीक है ना, पक्का? तो क्या कोई ऐसा है यहां पर? अच्छा अब हम ब्लॉक डायग्राम नहीं बना रहे, अब मैं ब्लॉक डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि रेक्टिफायर तो आप पढ़ चुके हैं। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, यहां से हमें आउटपुट मिला, लेकिन अभी अभी ताजा समाचार मिले हैं कि यहाँ डीसी तो मिलता ही मिलता है, पर दहेज में थोड़ा सा एसी भी आ रहा है, थोड़ा सा, है ना, इनके वायरों में। मान लो ये मेन वायर है, ये इसको यदि मैं थोड़ी देर के लिए 10 एम्पियर बोल दूं तो 1 एम्पियर तो आ ही रहा है, ऐसे मान लो समझाने के लिए। क्या इतना समझ में आया? ये बताओ कि अभी अभी रेक्टिफायर का आउटपुट ये देखा। अच्छा ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये तब जवाब देना है जब यदि वो पूछे, और 99.99% चांसेस है वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अभी अभी ताजा समाचार मिले कि रेक्टिफायर के आउटपुट में नो डाउट डीसी कंपोनेंट डोमिनेट करता है, पर थोड़ा थोड़ा एसी कंपोनेंट भी होता है। इसलिए मैंने, है ना सर, एक तार में क्यों नहीं मिल सकती? एक तार में दोनों कंपोनेंट बिल्कुल मिल सकती है बेटा, कंपोनेंट, ठीक, दोनों मिल सकती है, ठीक। तो एक डीसी कंपोनेंट भी आ रहा है लेकिन वो डोमिनेट है, एसी है थोड़ा थोड़ा। अब ये साला इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर चलनी की तरह, पर यहाँ चाय वाली छानने वाली चलनी तो नहीं लगा सकते। तो अब एक काम कर रहे हैं, आप थोड़ा फ्लैशबैक में आइए। आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट याद है? कैपेसिटर रेजिस्टेंस देता है 1/2 पाई न्यू सी। ये कैपेसिटर, ये है हमारी चलनी। इस चलनी को ऐसे रख देता हूं, चलो एक मिनट, चलनी को ऐसे ऐसे छानेंगे। अब देखिए ये कैसी चलनी है, यदि मैं इसको, इसमें एसी और डीसी का मिक्सचर भेजू ना, एसी और डीसी का चाय का मिक्सचर भेजू, तो ये डीसी के लिए अलग रिस्पॉन्ड करता है, डीसी को रोक देगा डीसी को। डायलॉग दे रहा हूं, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, चलनी ब्लॉक पत्ती एंड अलाउ टू पास लिक्विड, है ना। तो कैपेसिटर ब्लॉक डीसी एसी, पर एक कलेस है इसमें। पहले तो देखिए फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सी आएगा इनफाइनाइट, डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। लेकिन साला प्रॉब्लम ये है कि एसी को भी नेक रेजिस्टेंस दे देगा, ये दे देगा ना। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चलनी कैसी चाह रहे हैं कि पत्ती तो रोक ले पूरी,
लेकिन लिक्विड को मजे से पास होने दे। अच्छा, आपने कभी देखा हो मलाई जिससे छनती है दूध, उससे कभी चाय छानो तो चाय छानना मुश्किल हो जाता है, इवन दूध छानना मुश्किल हो जाता है मलाई वाले दूध को छानो तो, देखा है कि नहीं? एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या करती है, मलाई उन पोर्स को रोक लेती है, तो बेचारा दूध छानना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी थोड़े थोड़े हालत ऐसी हो गई, थोड़े, हाँ हाँ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल मैं दूध बहुत अच्छा उबालता हूँ, है ना? ठीक, रुको रुको, अरे बुलवा दिया यार ऐसे डायलॉग देके। पहले मुझे ये बताइए, हर चीज आपको लिंक होती हुई दिखेगी, हर चीज लिंक होते हुए दिखेगी। यदि उस छलनी से आप मलाई वाला दूध छानोगे तो मलाई कभी कभी चिपक जाती है, साला दूध के लिए प्रॉब्लम करती है। तो अब सुनिए, अभी क्या है, डीसी को तो ये रोक लेगा, लेकिन एसी को भी तो नेक नेक तो रोकेगा ना। अब हम इसके लिए चालाकी क्या चलते हैं, इस सी की वैल्यू, ये जो सी है इसको वेरी हाई लीजिए, उससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए आप, दिमाग देखिए हमारा साइंस का, वेरी हाई सी लीजिए। अब सी कम लो ज्यादा लो, कम लो ज्यादा लो, ये तो रुकनी है, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सी की वैल्यू से नहीं, न्यू की जीरो होने से आता है। तो सी कम लो ज्यादा लो, सी कम लो ज्यादा लो, ये तो एक्सी इनफाइनाइट होनी होना है डीसी के लिए, लेकिन एसी के मजे आ जाएंगे। अब बताइए, यदि सी ज्यादा होगा, सी ज्यादा होगा तो एक्सी कम होगा या नहीं होगा, बोलो? एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर एसी। तो अब आप बताइए, यदि इसमें एसी और डीसी का मिक्सचर डालूं मैं इसमें, तो डीसी को तो कंप्लीटली रोक देगा और एसी को मजे से पास होने देगा। अब समझ में आ गया है नहीं आ गया? ये समझ में आ गया कि हाई वैल्यू ही क्यों चुननी है आपको, हाई वैल्यू ही क्यों चुननी है। हाई वैल्यू से क्या एडवांटेज मिलेगा, हाई वैल्यू से यह एडवांटेज मिलेगा कि वो एसी को नहीं रोकेगा, एसी को जाने दे। तो बस यहां पर ये जो आउटपुट आ रहा है रेक्टिफायर का, इसके आउटपुट में ये लगा दीजिए कैपेसिटर, ये वाला हैवी हाई कैपेसिटर, और इसके बाद आरएल लगा दीजिए, आरएल माने लोड रेजिस्टेंस, यहां आपको फिल्टर्ड आउटपुट मिल जाएगा। फिल्टर्ड आउटपुट कैसे, बस सीरियसली अब नहीं कहूंगा, ये 1-2 मिनट का रह गया बस। ये आ रही है एसी डीसी मिक्स, यहां आ गया जंक्शन का नाम दे दिया ए। अब जंक्शन पे तो करंट डिवाइड होती है, तो डीसी को तो जाने नहीं देगा, यू दुश्मन है डीसी का, डीसी नहीं जा पाएगी ऐसे, क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। तो ये जो कंपोनेंट है उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, आईडीसी, यानी कितना, 10 एम्पियर। ये जो 10 एम्पियर है वो ऐसे पास ही नहीं हो सकता, ऐसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन एसी जब यहां आएगी, एसी अब थोड़ा सा सेकंड यूनिट में आइए, इसके पास 2 ऑप्शन है, मैं इस तार से जाऊं या इस तार से जाऊं। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चुनती है, करंट हमेशा लो। तो हमने बनाया ही ऐसा, इसको मैग्नेट है, ये एसी की मैग्नेट है, खींच लेगी एसी को, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि एसी को कम से कम रेजिस्टेंस दे। तो अब एसी, तो यदि ये 1 एम्पियर है तो आप ऐसे समझो 0.9 एम्पियर इधर चली गई और स्मॉल आई एसी रह गई यहाँ पे 0.1 एम्पियर, तो पहले से तो कम हो ही गई ना आपसे। अब आरएल पर अब आप देखिए, इस कैपेसिटर का प्रयोग से ये हो गया कि एसी कंपोनेंट इधर से बाईपास हो गया, इधर से नहीं। फिर से समझिए, डीसी तो जितना था उतना जाएगा आरएल पे, जितना था उतना ही गया, डीसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, डीसी इधर से जा ही नहीं पाया। लेकिन एसी इधर से मैक्सिमम बाईपास हो गई, उधर थोड़ी सी रहेगी। तो आपने फिल्टर किया नहीं, कि हालांकि परफेक्ट फिल्ट्रेशन नहीं है, मैं मानता हूं परफेक्ट फिल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जब आप चाय छानते हो चलनी से तो चाय पीने लायक हो गई, लेकिन जब चाय पीते 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 जब लास्ट वाला सिप पीते हो, लास्ट वाला सिप पीते ही नहीं हो, छोड़ देते हो, बताओ लास्ट वाले सिप में क्या प्रॉब्लम होती है, लास्ट वाले सिप में क्या प्रॉब्लम होती है, बोलो? थोड़ी बहुत पत्ती, वो जो बुरादा टाइप का होता है, बुरादा है ना, थोड़ा सा जो बुरादा या चलनी से भी छोटे पत्ती के दाने वो पार कर जाएंगे ना, है ना। तो ये रीजन, तो ये है हमारा फिल्ट्रेशन, ओके। लेकिन ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह कभी होती नहीं है, आती नहीं है मतलब जनरली, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया, आसान थी, ठीक है। और